अगर आपको पैसा मैनेजमेंट नहीं करना आता, आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओ। आप वो चीज़ें करोगे जिसको आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखावे में भी लोग बिजनेस करते हैं भाई। भाई जो दिल कर रहा है वो ज़रूर करना चाहिए। मूर्खता नहीं करनी, पर जो दिल तुम्हें खींच के लेके जा रहा है कि भाई जो मैं अभी कर रहा हूँ वो नहीं करना, मेरा दिल कहीं और फंसा हुआ है, वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें मालिक 13-14 साल का बच्चा इंडिया छोड़ के चला गया बाहर। अगर आपके पास कोई इस मालिक ने आपको स्किल दी है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, आपको वो दुनिया को देनी है। तो अभी सर बिजनेस से आपको से मजा आ रहा है? ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है भाई। बिज़नेस का मज़ा तब आएगा जब आप ज़िंदगी का मज़ा लो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो बहुत बढ़िया इनकम कमाते हैं, पर उनके पास वेल्थ क्रिएट नहीं होती। हमारा ना रिलेशनशिप जो है ना पैसे के साथ, वो बहुत पुअर है। पैसा तो कमाते हैं अपने जीवन में, जी लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं करता। जी। क्यों? ऐसा क्यों? माइंडसेट भाई। तो न्यूज़ बंद कर दो, सोच देखिए ये जो कुछ चैनल चल रहे हैं ना, वो तुम्हें भटका रहे हैं। $100 मिलियन रुपए नहीं भाई, बिलियनर्स की ना जो माइंडसेट है वो पता क्या है? स्पीड को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख मत बनो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका द अमित दुबे शो में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग इस शो के माध्यम से हिंदुस्तान के अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट से मिलते रहेंगे, लेकिन आज जो पॉडकास्ट आपके सामने रिलीज होने वाला है, आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपने व्यापार का डंका बजाया है। हम जब भी व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो एक व्यापार हमेशा लोगों के पास आता है। और ख़ास करके अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में लोग उस व्यापार को उतना ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं, जबकि यह काम, यह व्यापार एक छोटे से छोटे एरिया से लेकर बड़े से बड़े प्रदेश, देश लेवल, नेशनल लेवल तक ये चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट की। लोगों के दिमाग में करने का बहुत ऑप्शन है, जिससे बात करो बोलता है मैं ज़मीन ले लूँगा, प्लॉट ले लूँगा, फ्लैट ले लूँगा, लेकिन ऑर्गेनाइज और एजुकेशन ना होने की वजह से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं। तो आज आपके बीच में उस पर्सनालिटी को लेके हम लोग आए हुए हैं जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इस व्यापार को न सिर्फ बनाया बल्कि इस व्यापार को जिया है। तो चलिए अब उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर जसप्रीत सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे मैं भाई, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो जी, आपने बुलाया होगा बहुत लोगों को, मैं हूँ डिमांडिंग गेस्ट। कॉफी, ब्लैक कॉफी मेरे को टाइम से टाइम देते रहना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी आपकी मेरी। ठीक है, कॉफी के बिना काम नहीं चलेगा। तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। आपका वेलकम है सर। आप इस पूरे पॉडकास्ट के पहले हमारे गेस्ट हैं जो आज हमारे रिक्वेस्ट पे सिडनी से चल के आए हुए हैं। और जनरली हम लोग अपने सब्सक्राइबर को ये वादा करते थे कि हम हिंदुस्तान के अलग अलग एक्सपर्ट को यहाँ बुलाएंगे, लेकिन आज हमारी सब्सक्राइबर भी खुश होगी कि हमने सिडनी से आपको यहाँ आने का कष्ट दिया। तो सारे सब्सक्राइबर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बातें करेंगे बहुत सारी जी, और जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जो एक्सपर्टाइजेशन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे अपने गेस्ट को बहुत कुछ सिखाने की। जी। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि, और हमारी गेस्ट भी, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी जानना चाहते हैं आपके बारे में। थोड़ा सा सर अपने बारे में बताइए, इंडिया से सिडनी की जर्नी। पहला तो मैं दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली का लौंडा हूँ, तो बच के रहना मेरे से। भूला कुछ भी नहीं हूँ मैं। यहीं इजी रोड्स में मैं बड़ा हुआ हूँ। ऑब्वियसली बहुत जल्दी मैं चला गया था छोटा होता ही इंडिया से बाहर। पहला जो मेरा डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो, वो न्यूजीलैंड था। वहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, ऐसे बड़ा हुआ हूँ कि ज़िंदगी जो सबसे बड़ी टीचिंग है वो वहीं पे मिली। जब मैं 18 साल का था, हम ऑलमोस्ट दिल्ली से कब गए वहाँ? बहुत जल्दी, आप कहते हो टीन्स में चला गया था। अच्छा, 13-14 में? मतलब थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा लेट चला जाओ, मतलब अच्छा, 16, 17, 18 के आसपास। ओके। एजुकेशन प्राइमरी है? हाँ जी जी, पढ़ा पर मैंने कुछ नहीं है। अच्छा, सिवाय स्कूलिंग के। अच्छा। क्योंकि जो मेरे को लगता है जो स्ट्रीट की आपकी स्टडी है, या जो आप स्ट्रीट से सीख सकते हो, वो आप कहीं नहीं सीख सकते। और मैं ऐसा था कि जैसे कल एग्जाम है तो एक दिन पहले मैं खेल रहा हूँ। आपको मैं खेलता हुआ मिलूंगा,
क्रिकेट खेल रहा मिलाऊंगा या बाहर खेल रहा मिलाऊंगा। कंचे भी खेलने मैंने, बाय द वे, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खेले। ओके। ये मत समझना कि मैं सब कुछ पता है मेरे को। हम्म। तो सब कुछ खेला। हमेशा से एथलीट रहा हूँ। मेरे को डेस्क के पीछे बैठने का या पढ़ाई का शौक नहीं था। ओके। और मेरे को लगता है कि इसीलिए जो बिजनेस का जो मेरे को डर नहीं लगता। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि डर लगा रहता है, भाई क्या हो जाएगा। अरे क्या हो गया भाई, एथलीट। इसलिए मेरे को लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आपको एक स्पोर्ट्स ज़रूर होना चाहिए आपके पास, जो कि आपको ऑब्वियसली पुश करता रहे, आपको सिखाए कि भैया ज़िंदगी में गेम में रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के बिना आपका काम नहीं चलेगा। सो जब मैं 18 साल का था तो हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। और बैंकरप्ट का जो रीज़न था वो कुछ पिताजी की बैड डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, मैं ये बात को यहीं पे रोक के बताना चाहता हूँ कि वो एक खराब चीज़ की, जो मेरे पिताजी की जो 99 सही चीज़ें, उनको मैं खराब नहीं बोल सकता। वो उनको भी गौर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ों के लिए फोकस ज़्यादा हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव जो बाप करता है, जो पिताजी करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। और उसको मैं हमेशा से याद करवाता हूँ कि भाई जो 99 चीज़ें उनके जो बहुत बढ़िया हैं, उसको हमेशा से फोकस करना चाहिए। तो एक खराब होगी तो वो बंदा खराब नहीं हो गया, उसने कोशिश करी एक डिसीजन की वजह से। एक डिसीजन की वजह से, राइट। और डिसीजन सबसे बड़ा ये था उनका, एक डिसीजन नहीं था पर वो सीरीज ऑफ डिसीजन थे। और पर गलती ये एक एक चीज करके हुई कि उनकी जो फाइनेंशियल नॉलेज थी वो उनके पास नहीं थी। ओके। क्योंकि मैं 3rd जनरेशन रियल एस्टेट हूँ। मेरे दादाजी तो जो वर्ल्ड क्लास ए क्लास के कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डर थे। उन्होंने कुवैत में बिल्डिंग्स बनाई है भाई, कुवैत में उन्होंने बिल्डिंग कर रही है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि वो ए क्लास बिल्डर का मतलब ये होता था भाई कि वो कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी अमाउंट का वो बना सकते थे। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो बनाया और डिलीवर भी किया। बनाया और डिलीवर भी करा, करेक्ट। सो मैं 3rd जनरेशन हूँ, हमारे घर में यही है। आई थिंक जो दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो पिताजी थे वो मेरे यंगेस्ट ऑफ 5 थे। यंगेस्ट ऑफ 5 का मतलब है कि 5 बहन भाई थे वो। तो वो 5 से सबसे छोटे थे। और मेरे दादाजी को या मेरे घर वालों को लगता था कि जब से वो आए हैं तो हमारे पास पैसा ही पैसा और आ गया। लकी थे, लकी। तो इसीलिए यार मेरा बाप देखो कैसे पला है। हाँ। जब वो अपने पापा के पास जाते थे, मतलब मेरे दादाजी के पास, वो कहते थे भाई मेरे को रुपए दे दो। तो दादाजी क्या करते थे, खद्दी खोल के कहते थे भाई ये ले एक नोट। कह रहे थे नहीं नहीं एक नहीं चाहिए, पूरी खद्दी लूंगा। तो ऐसे जो पला हो तो उसका कुछ ना कुछ तो पैम्परिंग में कुछ ना कुछ बंदा मिस कर जाता है। एंड दैट्स ओके। अगेन सिर्फ उनकी फाइनेंशियल नॉलेज ना हो करके वो हम बैंकरप्सी के ऑलमोस्ट वर्ज पे थे। क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड उठाया, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड उठाया, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड उठाया, और उसको बस यूज करते रहे। और वो कैसे ट्रैप में फंस गए उनको पता ही नहीं चला। और इस ट्रैप में मैक्सिमम लोग आज के समय में फंसते हैं। आज के लोग में फंसते इसलिए क्योंकि उनको दिखावे के लिए करना पड़ता है। पर मेरे पिताजी ने कुछ दिखावे के लिए नहीं करा था। ओके। वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर सिचुएशंस ऐसी थी। और उस सिचुएशन में एक सिचुएशन रही थी, ये जो मेरी टांग है ना, जिसमें आप देख रहे हो, मतलब ये 4 होल्स हैं। और ये टांग का मेरा कम से कम मेरे को 6-7 महीने लगे ठीक होने के लिए, क्योंकि इसमें 2 में से 3 हड्डियाँ टूट चुकी थी। तो मेरा पैर ऐसे लटक रहा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो इस टांग ने मेरे पापा की टांग ऑलमोस्ट कैसे तोड़ दी, मतलब फाइनेंशियल तौर पे। क्योंकि बहुत पैसा इस पर लगा। और मैं था भी मेरे ख्याल से तो बहुत छोटा था, मैं 10-12 साल का था शायद 10-12 साल का था जब ये हुआ। तो ऑब्वियसली दैट उसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पैसे लगे, जो कि शायद उनकी जितना वो कर सकते थे उतना उससे ज़्यादा थे। तो ये वहाँ से बात शुरू हुई, और वहाँ से होती कहाँ से क्रेडिट कार्ड तक पहुंची, तो हम ऑलमोस्ट बैंकरप्सी थे। इसीलिए मैंने अपने आप से बात कर ली थी, भाई अगर मेरे को कुछ करना है तो इसको गलत डिसीजन नहीं बोल सकते सर, हम बोल सकते हैं गलत परिस्थितियों में बोल सकते हैं। सही कह रहे हैं। अगर एक बाप अपने बेटे के हेल्थ के लिए अगर अपना सब कुछ गंवा देता है और फिर उसको रिकवर करने में, हाँ जी, ये कह सकते हो कि आप उसको, वो टर्निंग पॉइंट था। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट था। पर उसके बाद फिर वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो काफी देर तक चलता रहा। और उसके बाद आई थिंक मिसमैनेजमेंट भी मिसमैनेजमेंट भी पार्ट था उसमें। हम ऐसे उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अभी भी पता नहीं है क्रेडिट कार्ड चलता कैसे है।
आप वो इस क्रेडिट कार्ड के लूप में आ गए। हाँ, बस वो उस क्रेडिट कार्ड के लूप में आ गए क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ और थोड़ी नॉलेज की मतलब में कमी थी। आई थिंक दैट वाज इट। तो इसलिए मैंने अपने आप से ठान लिया था कि भाई अगर काम करना है तो बैंकिंग में करना, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि यार हम इतने अमीर थे और हम वहां से, जो बंदा कभी जिंदगी में कह रहा था भाई खद्दी से नीचे बात नहीं करूंगा, हम ऑलमोस्ट कैसी सिचुएशन में पहुंचे, ये क्यों पहुंचे, वो मेरे दिमाग में कर रहा है। यार मैं कहा ये चल क्या रहा है, कोई तो बात है जो मेरे समझ में नहीं आ रही। सो भाई जिस बंदे को वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना है, अगर उसको पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता क्योंकि मेरे को पता आपकी ऑडियंस बिजनेस वाली भी है, तो उनके लिए भी है, अगर आपको पैसा मैनेजमेंट नहीं करना आता आप बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब क्या करोगे, आप वो चीजें करोगे जिसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखावे में भी लोग बिजनेस करते हैं भाई, बहुत लोग मैंने देखे वो दिखावे में बिजनेस करते करते ही मरते हैं, क्योंकि उनको कुछ डिसीजन ऐसे फिर लेने पड़ते हैं कि भाई या तो उनको फिर अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है, या तो फिर अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी पड़ती है, या फिर इक्विटी लेनी पड़ती है। फिर जो पंगा है वो अपने आप को फंसाते रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। आपको गाड़ी लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। आपको वो ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है जो आपको नहीं अफोर्ड कर सकते हो अपने नॉर्मल पैसे से। क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं आता कैसे करना है। तो दिखाने के लिए कुछ भी मत करो, ज्यादा बढ़िया रहोगे, जिंदगी ज्यादा अच्छी तरीके से जी सकते। 3 एज में आप चले गए हाँ जी भाई, न्यूजीलैंड। हाँ जी। सिचुएशन वहां से बिजनेस कैसे शुरू हुआ? तो वही बैंकिंग में काम करा मैंने। पहले सिटी बैंक यूएस में काम करा, फिर बार्कलेस बैंक यूके में काम करा। उसके बाद फिर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में, जो कि 2 डिग्रीज नाम की कंपनी थी, मैंने वहाँ पे काम करा। वहाँ पे मैंने 5 साल कुछ काम करा, पर मेरा जो दिल था वो तो बैंकिंग में था, क्योंकि जो खींच थी वो तो भाई प्रॉपर्टी की अब कैसे जाएगी, 3rd जनरेशन हो, कोड हो रखा था, मतलब कोड हो रखा था कि भाई जाना तो उधर ही है, पैसा और प्रॉपर्टी है तो वही था। तो अक्सर होता है ऐसा, जब कोई इंसान किसी परंपरागत बिजनेस से कनेक्टेड होता है ना, करेक्ट, तो वो घुमा के वहां आ ही जाता है। तो बड़ा बड़ा मतलब समझाने की कोशिश करे अपने दिल को, पर कह रहा नहीं भाई वो तो आपको भी पता होगा। अब वैसे बहुत लोग ऐसे जो पॉडकास्ट आपका देखेंगे, जो वीडियो देखेंगे, वो इनको है कि यार दिल तो मेरा वहीं कर रहा है। भाई जो दिल कर रहा है वो जरूर करना चाहिए, मूर्खता नहीं करनी, पर जो दिल तुम्हें खींच के लेके जा रहा है कि भाई जो मैं अभी कर रहा हूं वो नहीं करना, मेरा दिल कहीं और फंसा हुआ है, वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये तुम्हें मालिक खुद ही बता रहा है कि तुम यहाँ पे नहीं हो रहने वाले, तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है और तुम्हें वापस उसी जगह पे जाना है जहाँ पे तुम्हें बुलाया जा रहा है। अपने दिल की बात सुना करो, क्योंकि वो तुम्हें सच बोल रहा होता है, वो तुम्हें बुला रहा होता है। तो बिजनेस, फिर मैं टेलीकम्युनिकेशन में काम करा, फिर 1.5 साल का मैंने बैंकिंग में और काम करा। वहाँ पे एक बैंक ऑफ न्यूजीलैंड नाम की कंपनी है, वो जो बैंक है 4th लार्जेस्ट बैंक आप बोल सकते हो न्यूजीलैंड का था। 4 बड़े बैंक है वहाँ पे, उसमें से 4था बैंक था वो। तो वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम करा। मैं वहाँ पे बिजनेस एडवाइजर था बैंक में। वहाँ पे मैं लोगों की मतलब हेल्प करता था लैंडिंग के लिए, जैसे आपको पैसा चाहिए, आपका बिजनेस में कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो जो बिजनेस सेंस जो मेरे को आई है, चलो वो तो दुनियावी तौर की जो दादा, क्योंकि हम उनके साथ बड़े हुए हैं, तो भाई जो इतना तगड़ा बिल्डर इन्वेस्टर रहा हो, तो उससे आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप सीखते हैं। क्या एज थी लगभग उस समय आपकी? भाई बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दादाजी के ना 7 भाई थे, मतलब कुल मिला के वो 7 भाई थे। दादाजी नंबर 2 नंबर के थे, मतलब एक उनसे बड़ा भाई था, बाकी वो 2nd नंबर के थे। पर पैसा जो था सबसे ज्यादा हमारे पास था। अच्छा। तो क्या होता, जब आपके पास पैसा होता तो आपके भाई भी आपके पास सलाह लेने आपसे आते हैं। तो यूजुअली क्या होता था कि जो जिस कमरे में वो थे, तो क्योंकि मैं नीचे उनके साथ रहता था, आई थिंक 4-5 साल का होऊंगा, शायद छोटा भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, 4-5 साल की मेरी कुछ उम्र होगी। उसमें क्या था कि जब कोई घर पे आता था एडवाइस लेने उनसे, तो मैं उस कमरे में बैठा होता था। अब उस कमरे में बैठने में मेरे को तो भाई पता नहीं था, हमें तो यही बोलता था कि जा सामान ले आ, वहां से भाई समोसे ले आओ, यहाँ से ब्रेड पकौड़े ले आओ, एग्जैक्टली जो हमें छोटे बच्चों को किया जाता है वो टास्क देने के लिए। पर वो मेरे को, जब मैं सोचता हूँ दोबारा कि भाई वो जो टाइम था वो मेरी जिंदगी का मेरे को शेप करने वाला टाइम था। क्योंकि जिसके साथ आप रहते हो, बच्चे जो होते हैं 0 से 7 तक एक स्पंज होते हैं, आप उनको जो सिखाने की कोशिश करोगे वो ही अपने आप के अंदर ग्रहण या अपने अंदर जिस इन्वायरमेंट में वो एग्जैक्टली अब जिस इन्वायरमेंट में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिजनेस, बात ही पैसे की है और बात ही सोल्यूशन ओरिएंटेड है, क्योंकि सलाह लेने जब आपसे कोई बंदा आ रहा है तो आप उसको सलाह ही दोगे ना कि भाई हाँ इसका सोल्यूशन ये है, तो ये कर ले, इसका सोल्यूशन ये है। अब मेरे को पता नहीं था वो, अब समझ आता है कि अच्छा
वो कीड़ा जो बिजनेस का था वहां से लगा। वो वहां से लगा हुआ है, ये वहां से नहीं आई, ये वहां से लगा हुआ है। सो एनीवेज, तो उन कमरों में बैठ के, क्योंकि मिलने आना, जब दादाजी को कुछ भी सब मैं ही करता था, कहीं जैसे समोसे लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ, जो भी जरूरत है, तो जैसे भी उनका होता था, तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर गोइंग बैक टू वही, जब मैं BNZ में काम कर रहा था, तो एक क्लाइंट बिजनेस में कुछ उनसे गलतियां हुई, जो कि हो जाती हैं, जिंदगी है, चलती रहती है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उनसे गलती ये होगी कि उन्होंने कुछ बैड डिसीजन मेकिंग करी। उस बैड डिसीजन मेकिंग करके उनका जो बिजनेस था ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी था। ओके। ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी में उनका बिजनेस था, पर उनके जो घर है, वो घर पे जो लोन था वो बहुत कम था, तो वो क्या कर सकते थे कि वो घर के अगेंस्ट लोन लेके अपना बिजनेस बचा सकते थे, जो उनको पैसे की जरूरत थी। पर उनकी कुछ क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो चुकी थी, जिस करके बैंक हम उनको लोन नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि जो बैंक की पॉलिसीज होती हैं वो आपको पता ही है कि भाई थोड़ी टफ होती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जब तक आपका क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, तो फिर एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं उनकी मदद नहीं करवा रहा था। और मेरे को वो ही याद आ गया कि जब मैं 18 साल का था, तब हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, तो वो मेरे दिल को थोड़ा सा हिट कर गया कि भाई यार, ये काम करना मैंने इसलिए शुरू नहीं करा था, ये काम करना मैंने इसलिए शुरू करा था ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। बिजनेस मैंने जब शुरू करा था, मैंने पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं करा था। जो बंदा बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए शुरू करेगा, मैं आपको गारंटी देख के दे रहा हूं, वो कभी बिजनेस नहीं बना सकता। अगर वो बना भी लेगा तो वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। जिसको आप जनरेशनल वेल्थ बोलते हो ना, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। सो मैंने बिजनेस जो शुरू करा था, वो मैंने अपने लिए शुरू नहीं करा था, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, तब करा था। एट द एज ऑफ 27? 27, हाँ जी, 27 28 कुछ ऐसे ही थी। 2017 में मैंने बिजनेस लेट जॉब छोड़ दी भाई। मैंने कहा अगर मैं बैंकिंग कर रहा हूँ, मैं इसलिए बैंकिंग करना चाहता था क्योंकि हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे, मैंने सीख लिया था, मेरे को समझ आ गया था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं लोगों की बैंक में रह के मदद ही नहीं कर सकता तो उसका फायदा क्या है? इस स्किल का क्या फायदा है, राइट? अगर आपके पास कोई मालिक ने आपको स्किल दी है, प्लीज समझने की कोशिश करना, आपको वो दुनिया को देनी है, अपने पास नहीं रखनी है। नहीं तो आप उसका कोई फायदा नहीं कर रहे हो, ना अपना ना किसी और का। एनीवेज, गोइंग बैक टू दैट, तो जैसे ही मैंने समझ आया कि मैं नहीं हो सकता, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया भाई कि आप मॉर्गेज ब्रोकिंग का बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, तो मॉर्गेज आइडिया दोस्त का था? आइडिया दोस्त का था, क्योंकि मैं परेशान था। मैंने कहा यार भाई, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो नहीं पा रहा, तो भाई कैसे करेंगे? कह रहा भाई मॉर्गेज ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर ले तू। अगर तेरे पास मॉर्गेज ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट होता, तू अक्रेडिटेड ब्रोकर होता, तो और भी बहुत लेंडर्स के पास जाके उनको पैसे दिलवा सकता था, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आप उसकी मदद कर सकते हो। तो 27 साल की उम्र में सर जॉब से एकाएक बिजनेस माइंडसेट चला गया जी, और कारण भी आपने बताया। उसके बाद आपने बिजनेस किया और जोरदार बिजनेस किया जी। आज आप एक अच्छे बिजनेस के मालिक हैं और सिर्फ ऑनर नहीं हैं, आप एक बिजनेस एडवाइजर भी हैं जी, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। आप लोगों को एडवाइस करते हैं कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। और अभी आप करेंटली कहाँ, सिडनी में रहते हैं? हाँ जी भाई, मैं सिडनी में रहता हूँ। हाँ। हमारा न्यूजीलैंड में भी ऑफिस था पहले, पर हमने हेडक्वार्टर जो आप 13-14 साल का बच्चा इंडिया छोड़ के चला गया बाहर। पिताजी कहाँ रहते हैं? अभी दिल्ली में रहते हैं वो। दिल्ली में रहते हैं। हाँ, तो कभी पिताजी नहीं बोले कि भाई वापस आ जा, इंडिया में ही रह, थोड़ा अच्छा रहेगा? क्योंकि जनरली ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये होती है कि जो अपने बच्चे अपने साथ रहें। बोले गरीब हो ठीक है, लेकिन मरते समय बच्चा अपना पास में होना चाहिए। तो कभी पिताजी ने बोला कि यार यहीं लाके सेटल हो जाओ, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है? हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरी बुआ थी वो न्यूजीलैंड में तब रहती थी। अच्छा। तो इस करके जो उनका रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, और जब हमारे पास पैसे नहीं भी थे तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। सो इसलिए कुछ सिचुएशन करके न्यूजीलैंड आपके लिए पहले से ही जाना पहचाना था? कुछ ऐसे कह सकते हो कि पहले से जाना पहचाना था, बिकॉज मेरी बुआ थी, मेरा भाई था, और भी लोग जान पहचान के थे, तो पहले से आप कह सकते हो। हाँ जी। तो अभी सर बिजनेस से आप खुश हैं, मजा आ रहा है? जिंदगी का मजा आ रहा है भाई। बिजनेस का मजा तब आएगा जब आप जिंदगी का मजा लोगे। हमें जिंदगी का मजा लेना समझ नहीं आ रही है, उसको मजा कैसे लेना जिंदगी का। तो जब तक आप जिंदगी में खुश नहीं होगे तो आप बिजनेस में खुश हो ही नहीं सकते। और
सब कुछ पैसे के लिए मत करो। बिजनेस का आउटकम जो होता है वो आप जो क्रिएटिविटी आप क्रिएट करते हो या किसी के लिए वैल्यू ऐड करते हो, तब आपको पैसा मिलता है। सो बिजनेस को सिर्फ पैसे के लिए जो बंदा रखेगा भाई, वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता। हमारे यहाँ 2 वर्ड सर यूज होता है, एक वेल्थ, एक इनकम। जी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है आपके अनुसार? माइंडसेट का फर्क है भाई। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो बहुत बढ़िया इनकम कमाते हैं पर उनके पास वेल्थ क्रिएट नहीं होती। ओके। उसका रीजन ये है कि भाई हमारा ना रिलेशनशिप जो है ना पैसे के साथ, वो बहुत पुअर है। ये मतलब एक ऐसा सवाल है जिस सवाल में आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। लोगों को समझ में नहीं आता जी, वेल्थ क्रिएट करना क्या है और इनकम जनरेट करना क्या है। इनकम जनरेट करना क्या है कि आप इनकम अगर 9 to 5 कर रहे हो तो आप इनकम जनरेट कर रहे हो। वेल्थ का मतलब ये जो जनरेशनल वेल्थ है कि आप अगर चले भी जा रहे हो इस दुनिया से, जो क्या छोड़ के जा रहे हो, जो डायलॉग बोलते हैं। एग्जैक्टली, क्या आपकी 5-7 पुश्तें आगे बैठ के उसको खा सकते हैं, उसको वेल्थ बोलते हैं। इसमें माइंडसेट का क्या डिफरेंस है, मतलब कैसा होना चाहिए माइंडसेट? भाई माइंडसेट का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है पैसे के साथ वो कैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं अपने जीवन में जी, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। जी, क्यों, ऐसा क्यों? माइंडसेट भाई, और उनका रिलेशनशिप जो पैसे के साथ वो कैसा है। अब चुभे की जो मैं इनको बोलने वाला हूं, पर मैं बोलना तो है ही है। भाई जब आप बोल दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐसे ही बोलने से आप रुकते कहाँ हैं? मैं बोलने से रुकने वाला हुई नहीं। आपने बुलाया सच बोलने के लिए, तो वो भी मैं आया सिडनी से बोलने के लिए, तो भाई आपको सच से सुनना पड़ेगा। ठीक है, हम जब पैसे की बात करते हैं ना भाई, 90% लोग जो ये देख रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं, इनको जब आप बोलते हो ना कि भाई 2 करोड़ या 5 करोड़, इनके दिमाग में ना कुछ चलना शुरू हो जाता है। अब इनके दिमाग में पता क्या होता है, भाई 2 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, ये तो ना होगा हमसे। 2 करोड़ यार, ये तो बस मैं तो सेव करता करता ही लगता है मर जाऊंगा। महंगाई इतनी है यार, कैसा कर पाऊंगा। जो इनका रिलेशनशिप है ना पैसे, तुम्हारा रिलेशनशिप जो है इनका पैसे का इनके साथ खराब है। इसलिए माइंडसेट जो है वो वेल्थ या जनरेशनल वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, आप जनरेशनल वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कम पैसा कमा के भी वेल्थ क्रिएट कर एग्जैक्टली सकते हैं भाई, और कई ऐसे लोग हैं जो करोड़ों कमा के भी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। माइंडसेट का खेल है पूरा। माइंडसेट का खेल है। और क्या है कि आप अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनल तो हायर कर सकते हो ना। आपको पता कि यार इस बंदे एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हो, चूज कर आप भी तो कोचिंग करते हो ना भाई बिजनेस की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बता रहे थे कि आप 50,000 लोगों की आप करके आए हो, राइट? आप भी तो लोगों को कंसल्टेशन करते हो ना। वो क्या है कि भाई आपसे उनको पता चल गया भाई मेरे को बिजनेस में आपकी मदद चाहिए। और बिजनेस के लिए हम पहली चीज यही बताते हैं, चेंज योर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं बना पाओगे। तो ये ही भाई, ये पैसा जैसे आपने जनरेशनल वेल्थ चाहे कमानी हो, चाहे इनकम कमानी हो, कितनी इनकम कमानी हो, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो माइंडसेट ही है। अगर आपका दिमाग ठीक होगा आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, अगर आपका दिमाग ठीक नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और दिमाग ठीक करने के लिए क्या करना होगा? ट्रेनिंग, कोच। न्यूज बंद कर दो देखनी। अच्छा, ये जो कुछ चैनल चल रहे हैं ना, वो तुम्हें भटका रहे हैं। चल यहाँ पे कुछ रहा होता है और आपको दिखाया यहाँ पे जाता है, कुछ और दिखाया जाता है। अभी पीछे पॉडकास्टर एक रगड़ दिया आपने, उसने 2-4 चीजें खराब बोल दी। दुनिया जहान की चीजें लोग खराब बोलते हैं, अब उसको नहीं रगड़ते हो, पर वो पॉडकास्टर को आपने रगड़ दिया क्योंकि पीछे कुछ चल रहा था, पीछे कुछ ऐसे लॉ पास होने की कोशिश हो रही थी कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, वो पॉडकास्टर जो है, आपको सब समझ आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब वो माउथ पीस बन के सरकार का अब जा रहा है। जो न्यूज चैनल है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख मत बनो। नंबर 1, न्यूज चैनल देखना बंद करो। नंबर 2, दोस्त। आपके 5 जो दोस्त है ना, वो आप 6 में बनने वाले हो बस। गरीबों के साथ रहोगे तो गरीब रहोगे, अमीरों के साथ रहोगे तो अमीर रहोगे, बढ़िया माइंडसेट लोगों के साथ रहोगे तो बढ़िया माइंडसेट हो जाएगा, बढ़िया बिजनेसमैन के साथ रहोगे बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। है बड़ी सिंपल। संगति चेंज कर दो, संगति चेंज कर दो। जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के संगत में रहो। एब्सोल्युटली। 3 तरीके की और 3
ऐसी किताबें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या टाइप्स ऑफ किताबें आप किताबें चूज कर सकते हो खुद भी, सेल्स की, मार्केटिंग की और साइकोलॉजी की। जो भी बंदा ये 3 तरीके की या 3 कैटेगरी की किताबें पढ़ लेगा, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता, उसके पास हमेशा पैसा होगा। इसलिए लोग बोलते हैं ना सर, सोने का गार्बेज भी लोहे की दुकान से बड़ा होता है। तो संगत का बात है, संगत की बात है। अब ये तो भाई हमें पता नहीं कितने हजारों सालों से बोला जा रहा है कि भाई जैसी संगत वैसी संगत। ये जब हम अपनी इंडस्ट्री में लोगों को बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बातें हमारी तरफ से बताया जा रहा है, और आज आपके सामने एक अलग फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हुए जो यही सेम बात आपको बता रहे हैं कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए आपका संगत चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हम बार बार लोग बोलते हैं ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग्स में आओ, ट्रेनिंग अटेंड करो, किताबें पढ़ो, तो लोगों को लगता है कि हमें बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। भाई साल की कम से कम 3 से 4 कॉन्फ्रेंसेस मैं खुद करता हूँ। अच्छा। आज भी दिन के रोज के 2 घंटे 2 से 3 घंटे में पढ़ाई करता हूँ आज भी। आप मेरे को एक बात बताओ, अब जो मेरी संगति है वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके पास $100 मिलियन हैं, $100 मिलियन, रुपए नहीं। अब वो मेरे को ज्यादा बता सकेंगे, या जो कोई जो 1-2 करोड़ कमा रहा है वो मेरे को ज्यादा बता सकता है। $100 वाले ज्यादा बता सकते हैं, $100 मिलियन डॉलर्स वाले ज्यादा बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत आगे हैं इन लोगों से। ये लोग खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग खराब हैं, वो ये है कि उनका माइंडसेट वैसा कि वो यहीं अभी वहां तक पहुंचा नहीं। एग्जैक्टली, वो माइंडसेट ही है बस, और कुछ नहीं है, इनको डिफरेंस यही है। तो मैं इनसे ऑब्वियसली भाई मैं इन लोगों से सीखता हूँ, मैं बिलियनर्स के साथ डील करता हूँ, मैं उनके लिए प्रॉपर्टीज ढूंढता हूँ, मैं उनके लिए होटल्स ढूंढता हूँ, मैं उनके लिए शॉपिंग मॉल्स ढूंढता हूँ। भाई बिलियनर्स की ना जो माइंडसेट है वो पता क्या है? स्पीड। आज मैंने उनको बोल दिया ना भाई ये शॉपिंग मॉल मिल रहा है, लेना है हमने, कहेंगे नहीं। लेना है हमने, हाँ या ना भी ना ऐसे होता है डिसीजन, क्विक डिसीजन में करो ऐसे। टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता वहां पे, और नॉर्मल माइंडसेट कंफ्यूज होता है ना। वो कहेगा नहीं यार पैसे बहुत ज्यादा है, ये वो है। आज बताता हूँ आपके, जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, ऑन द वे मेरे क्लाइंट से एक बात हो रही थी। वो क्लाइंट 3 बंदे मिलके पार्टीज एक डील, मतलब एक ट्रांजैक्शन करने की डील कर रहे हैं। वो $10 मिलियन की मतलब पूरी प्रॉपर्टी है। अब वो $10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उस पर कम से कम $5 से $7 मिलियन और लगेगा। $1 मिलियन है, रुपए नहीं है, बार बार बोल रहा उसको 55 से मल्टीप्लाई कर लेना, तब तुम्हें पता चला कितने पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। 85 से अभी तो अभी ऑस्ट्रेलिया का 55 चल रहा है, तो अभी थोड़े बच गए हो। अब 85 से करने जाओगे तो क्या ही होगा। तो भाई उनको मैंने क्या बोला, एक उसमें डॉक्टर है, एक कुछ बिल्डिंग का काम करता है, काफी देर हो गई उनको जाते हुए। जो तीसरा बंदा है वो मेरे को जानते हैं, उन्होंने इकट्ठे उनको मिला के मैं कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई जो तेरी एडवाइस थी ना वो उनसे हो नहीं पा रही, उनको डर लग रहा है। भाई बिलियनियर्स में डर नहीं होता। वो कह रहा है भाई हाँ है या तो ना है। डिसीजन मेकिंग बहुत है, चाहे वो गलत है, वो चाहे वो सही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो डरते नहीं है। और डिसीजन क्लैरिटी के साथ है कि भाई ये करनी है, ये तो नहीं करनी है। आप अगर जो हमें वो जो हमारे बिलियनर्स के हम काम करते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमने ये बाय करना है शॉपिंग मॉल $185 मिलियन का, उनकी डिसीजन मेकिंग पता कि हाँ ये लेना है, इसके हम और ड्यू डिलिजेंस करेंगे, मतलब और इसके बारे में हम देखेंगे। पर हाँ या ना जो होता है ना वो बहुत क्विक है, हाँ है या ना है। ये हमें कहां से मिलेगी भाई? ये माइंडसेट से मिलती है। और वो माइंडसेट बनेगा एजुकेशन से, वो बनेगा एजुकेशन से, वो बनेगा कॉन्फ्रेंसेस जाके, वो बनेगा कोचिंग करके, कोच हायर करके, वो ऐसे बनेगा भाई, और कोई तरीका नहीं है उसका। एक बिजनेसमैन को सर हमने अक्सर सुना है, और खास करके इंडियन मार्केट में ये बात तो हमेशा बोला जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम जी। बोलते तुम्हारा गोल क्या है, तो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है आपके अनुसार, क्या मतलब है? भाई मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक बंदे की बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको 4 करोड़ की जरूरत हो हर महीने की, हो सकता है मेरा 1 करोड़ से बनता हो, राइट? 4 करोड़ आ गया तो फाइनेंशियली फ्री हो गए, मतलब आप फाइनेंशियली नहीं ऐसा आपके हिसाब से 1 करोड़ आ गया तो फाइनेंशियली फ्री हो गए। आपके हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं हम, मेरे को 1 करोड़ मिल जाएगा महीने का तो मैं खुश हूं। आप कह रहे भाई मेरे को तो 4 ही चाहिए। तीसरा बंदा हो सकता है उसको हो सकता है 50 लाख में काम चलता हो। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर आपको खुद को तय करना है, ये हम तय नहीं कर सकते आपके लिए।
आप अपने कभी जिंदगी में पेन एंड पेपर नहीं उठाया तो आज उठा लेना। आपको कम से कम पता तो हो ना, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरा नंबर ये है कि भाई महीने के मेरे को इतने आते हो तो मेरा काम चलेगा, ठीक है। मेरे को महीने के 10 करोड़ आते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसने पेपर लिखा नहीं उसकी तो आएगी नहीं जीवन में, उसको तो हो ही नहीं सकता। सो भाई हर एक बंदे की फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो डिफरेंट है। उसको खुद को फिगर आउट करना है कि भाई मेरे लिए मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। अब सर एक ऐसा इंसान, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक ऐसा इंसान है जिसने अभी बिजनेस शुरू किया, अब उसका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम उसकी लाइफ में उसको चाहिए, तो क्या स्टेप होने चाहिए उसके लिए? सो मैं भाई जनरल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। जनरल बिजनेस, हाँ, एक जनरल बिजनेसमैन है जिसने कभी व्यापार अपना शुरू किया और वो फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में चाहता है, तो उसकी स्टेप्स क्या होने चाहिए? सो भाई सबसे बड़ा स्टेप मैं आपको अपनी जिंदगी से बता देता हूँ। मैं एक यहाँ क्लियरिटी और करूंगा जी, इंडिया में मैक्सिमम लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि उनके बिना काम किए पैसे आ जाए। अच्छा, हाँ है, मतलब ओके। तो हम तो मिलते हैं लोगों से। अब उस स्टेप्स को लोग अचीव करने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे पैसा कमाए, तो पैसा कमाने के बाद वो कुछ ऐसी सोर्स खड़ा करने की कोशिश करेंगे जहां से बिना काम करने के पैसे आ जाए। जी, प्रॉपर्टी लेंगे, उसको रेंट पे लगा देंगे, मतलब इस टाइप की चीजें, ये माइंडसेट होती है यहाँ की। तो अब हम ये जानना चाहते हैं ग्लोबल अगर परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो वहाँ क्या स्टेप्स लोग फॉलो करते हैं और कैसे होना चाहिए? सो भाई 90 to 95 जो बिलियनियर्स बने हैं ना, वो मिलियनियर्स जो बने हैं वो रियल एस्टेट के थ्रू बने हैं। आप हिस्ट्री उठा लेना, जो भी बंदा अभी हमारे बिल्कुल जहाँ पे हमारा बिल्डिंग है ना, ब्रैंगरू में ऑफिस है मेरा सिडनी में, और उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, वहां पे एक चाइनीज बिलियनियर ने जो कि अपना पैसा टेक में कमाया है, पर उसने जो बाय करा वो $120 मिलियन का पेंट हाउस बाय करा है। हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब 50 मीटर से भी कम वॉकिंग किया है, सामने नजर आते बिल्डिंग। सो द रियलिटी इज जो अमीर लोग हैं ना भाई वो यही करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो 99% अमीर लोग हैं ना, वो फार्मलैंड, प्रॉपर्टीज सब इसी से ही बने हैं भाई। अमीर लोग यही करते हैं, वो पैसा चाहे जहां मर्जी से कमाएं, वो अपना पैसा रियल एस्टेट में ही डालते हैं। ये तो हम थोड़ा बहुत आगे चले गए। अच्छा, वो 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, या तो एम्प्लॉय बन के कमाते हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉय बन के कमाते हैं, बिजनेस ओनर बनते हैं, या तो इन्वेस्टर बन के कमाते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे चले गए, ठीक है। और चौथे नंबर पे तो इंसान जाने में भी टाइम लगता है, माइंडसेट भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई एक इंसान है जिसने अभी बिजनेस शुरू किया, तो ऑब्वियसली अभी वो कोई सिस्टम खड़ा नहीं कर पाया होगा, नया नया व्यापार शुरुआत किया। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं। उनके माइंड में आता है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री करना है, तो फर्स्ट स्टेप उसका क्या होना चाहिए? वो बिजनेस को अपना डेवलप करे, या जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कहीं रियल एस्टेट में लगाए या कहीं धंधे में लगा दे? अभी क्या स्टेप होनी चाहिए? सो भाई जो मेरी उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मतलब ये सवाल मेरा इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं और वो बताते हैं सर मैं तो बर्बाद हो गया, जबकि आज से 3 महीना पहले ही वॉज अ गुड अर्नर, वो अच्छा प्रॉफिट बना रहा था अपने बिजनेस से, लेकिन इसने ऐसे डिसीजन बनाए, ऐसे जगह कहीं पैसे लगा दिए या कुछ ऐसा कर दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया स्टॉक मार्केट में या कोई ऐसी जगह प्रॉपर्टी में लगा दिया, उसकी वजह से उसका बिजनेस जो था, जो रनिंग बिजनेस था, उस पर इम्पैक्ट आया और फिर वो कहीं का नहीं रहा। तो बोलने के लिए तो उसके पास एक प्रॉपर्टी रह जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सो भाई 2018 में जब मैंने अपना इस तरह की जो काम कर रहे हैं लोग, इनको आप क्या एडवाइस करेंगे? आप सो भाई 2000 ना, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, जैसे आप कह रहे हो, या तो मैं बिजनेस पे पैसा लगा लूं या तो मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं। मेरे पास लोन अप्रूव्ड था, मैंने जान के, पूरी दुनिया कहती रही कि भाई मत ले, तू अपना घर ले ले, क्यों बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्यों बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सो भाई मैंने अपना बिजनेस पहले ग्रो करा, अपना बिजनेस ग्रो करने के बाद मैंने 7 प्रॉपर्टियां खरीदी। सो जो भी बंदा जो अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जब तक आप अपने बिजनेस को एक लेवल पे नहीं लेके जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मेरे को अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तब तक अपने बिजनेस में पैसा डालते रहो, चुप करके, कोई बात नहीं करनी है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे तो आपकी इनकम कैसे जनरेट होगी? क्योंकि अगर आप 9 to 5 हो तो तुम्हारी सिर्फ सब्जियां ही चेंज होंगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा।
वही के वही रहोगे। सो बिजनेस में पहला पैसे डालना चाहिए हमेशा, ताकि आप अपनी इनकम ग्रो करो। जब आप बिजनेस की इनकम ग्रो कर लोगे तब उसके बाद आप प्रॉपर्टीज देना, जब टाइम आएगा, चाहे प्रॉपर्टीज देना चाहे स्टॉक मार्केट में डालना। स्टॉक मार्केट में शायद ठीक ठाक देख के डालना, एजुकेशन लेके लेके बिना समझदारी के मत डालना, बिना एडवाइस के मत डालना। हाँ, पिछले बार हमारे साथ एक गेस्ट आए थे वो वेल्थ कोच थे। उन्होंने बताया मैं पहला वेल्थ कोच हूँ जो बोलता हूँ कि बिना सीखे शेयर मार्केट में किसी के एडवाइस में मत चले जाना। एब्सोल्युटली नॉट। और लोग मैक्सिमम लोग वहीं बर्बाद होते हैं। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके क्योंकि ये बहुत रिलेटिव है, हमारे पास भाई प्रॉपर्टी प्लानिंग टूल है। spig.com.au पे जाके कोई भी प्लानिंग टूल पे हमारे एक्सेस कर सकता है। हमारा प्लानिंग टूल ऐसा है कि भाई मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप अपनी उसमें इंफॉर्मेशन डाल दोगे तो मैं और मेरी टीम आपको बता सकते हैं आपको कौन से साल में आप रिटायर हो सकते हो। हमने बहुत मेहनत करके ये टूल बनाया है, तो इट्स एग्जैक्टली फॉर पीपल जो फाइनेंशियल फ्रीडम को वाकई अचीव करना चाहती हैं। ये टूल उनके लिए है। तो फर्स्ट अपना बिजनेस बनाए 100%, है ना। बिजनेस के बाद जो सरप्लस मनी है उससे फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। एक बात और है कि यूजुअली क्या होता है कि बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। आपको पता है, आपका रोज का काम है और मेरा भी काम है, तो पता ही है। अब मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा से आउटसाइड द बॉक्स थिंक कर रहा हूं। तो अगर आपको बिजनेस को ग्रो होने में, अगर आपको पता है कि जल्दी हो गया तो आप जल्दी भी कर सकते हो, पर मेरे को लगता है कि आपको 3 साल से पहले बिजनेस से पैसा बाहर नहीं निकालना चाहिए। बिजनेस में ही चुप करके डालते रहो अनटिल अनलेस कुछ एक्सपोनेंशियल हो जाए या कुछ ऐसी मार्केट हो जाए। आपको क्या कहना है इस पे? ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि शुरुआत के 3 साल धंधा पैसा मांगता है, उसके बाद पैसा वो आपको देता है। और जितने भी लोग शुरुआती दौर में बिजनेस से पैसा ले लेते हैं ना, उसका बिजनेस कमजोर हो जाता है। अब एक छोटा बच्चा है, आप एक बाप हैं, उस बच्चे की पालन पोषण कर रहे हैं, तो मैं मिनिमम 15 साल 18 साल तक आपको उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। अगर आप 10 साल की उम्र से उस पर प्रेशर देंगे कि तू मुझे पैसा कमा के दे, तू मेरी प्रोटेक्शन कर, तू मेरी सेवा कर, तो शायद वो बच्चा पहले पैरालाइज हो जाएगा, मर जाएगा। तो एक बिजनेस भी ऐसी है, हम भी एक बिजनेस को पैदा करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, फिर उसको हम परवरिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं और बड़ा करते हैं, जैसे एक बच्चे का करते हैं। सेम जैसे बच्चा बड़ा हो जाने के बाद बूढ़े माँ बाप का सहारा होता है और अच्छा हुआ तो अच्छा सहारा देता है, वैसे वो बिजनेस भी होता है। तो हम लोग सेम, मैंने भी जो बिजनेस बनाया तो हमने सेम नियम को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई किया। फर्स्ट इन्वेस्ट इन द बिजनेस। कब तक? जब तक वो बिजनेस खुद ना बोलने लगे, दैट्स एनफ। अब वहां से जो आता है उससे आप साइड में जो एक हमारे यहाँ यूज करते हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम में हम तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब लगा सकते हैं। एक टेक कंट्रोवर्शियल मेरी और है पर इस पे। अच्छा, अगर 999 दिन तक आपके बिजनेस में पैसा नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर 1000वें दिन आपके बिजनेस में आपको पैसा देना नहीं शुरू कर दिया ना, उस बिजनेस को बंद भी कर देना। हाँ, सोचना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये अब चुभेगी तुम्हें बात। हाँ। पर अगर 3 साल के बाद भी अगर आपको बिजनेस धंधा नहीं, मतलब पैसा नहीं बना के दे रहा, डिपेंड ये नहीं करता भाई बहुत पैसा बना के दे, वो नहीं है, पैसा बना के देना शुरू होने दीजिए। मतलब अपनी जेब से पैसा बंद। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपका नहीं हो रहा तो उसको बिजनेस को बंद भी कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका वो प्रेशर जो है, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत है, फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो जो कहीं नहीं छोड़ेगा वो आपको। आपने सर इंडिया के भी बिजनेस को देखा है और बाहर भी आप ऑलरेडी, ये सवाल बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मैं भी जानना चाहता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग भी अब बाहर लॉन्च करेंगे। इंडिया में बिजनेस करना और बाहर में बिजनेस करने में आपने क्या मतलब अंतर महसूस किया? तो भाई वहां पे बिजनेस सेटअप करने के लिए, कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको पता कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। क्या बात कर रहे हैं? 5 मिनट। अच्छा। आपको अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कंपनी सेटअप करनी है तो आपको 5 मिनट भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे यही काम करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये जो रोज की बैटल है ना, जो बंदा एंटरप्रेन्योर है, जो बंदा वो कुछ करने की, बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यार उसके लिए बहुत बेकार का टाइम वेस्ट है। ये जो रेड टेप है, जो ये रेगुलेशन है ना भाई, इसको हमें हटाना होगा। हमें पाकिस्तान से कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो क्या फायदा हुआ जो अब एक गंदे बच्चे का अपने अच्छे बच्चे के कंपैरिजन, ये क्या कंपैरिजन है? कुछ है कंपैरिजन? नहीं है ना। आपको ये देखना है कि हमें चाइना से हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। हम चाइना से कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते? अब उनका ये जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मेरा एक दोस्त है भाई, उसका सिडनी में बिजनेस है, उसका काम पता क्या है? वो चाइनीज है,
वो चाइनीज है, वो क्या करता है कि फर्स्ट ईयर सिटी में तो वो कह रहा है भाई कंपटीशन इतना है कि मैं भाई टच भी नहीं करता। बीजिंग वगैरह में तो भाई मेरा बिजनेस ही बहुत छोटा है। उसका काम ये है कि आप उसको कोई भी प्रोडक्ट दे दो, जैसे आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, अभी मतलब ये मार्केट में नहीं है, वो आपको बना के दे देगा। ओके। पर उसने क्या करा, वो सिडनी में रहता है, पर उसकी जो फैक्ट्रीज हैं वो Tier 2 सिटीज में चाइना की उसमें फैक्ट्री बना के दी है। सरकार ने पता क्या बोला भाई, सरकार कहती इधर आओ, पैसा लगाओ, एक बंदा आपको दे रहे हैं हम, ये बंदा है आपकी सब प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेगा। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, चाहे पानी की प्रॉब्लम है, चाहे आपको अथॉरिटी से कुछ चाहिए, जो भी आपको अप्रूवल चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए, आपको एक बंदा ही चाहिए, आपको दूसरा बंदा चाहिए ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट पर्सनल पीआर दे रहा है। पर्सनल कह रहे ये लो बंदा, कह रहे जो भी रोड चाहिए आपको रोड्स बनवा देंगे, आपको फैक्ट्री चाहिए आपको फैक्ट्री बनवा देंगे। और हमारे यहाँ फाइल ढो ढो के परेशान हो जाता है बिजनेस। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब तक रेड टेप की रेगुलेशन की भारत में हम नहीं हटाएंगे, हम नहीं इतनी तेजी से ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं सर कि ये बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये बाहर ही हो सकते हैं, इंडिया में पैदा ही नहीं हो सकते। भाई हो सकते हैं यार, माइंड तो हो सकता है, माइंड तो है हमारे पास, वो इंसान ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वो इकोसिस्टम नहीं। एग्जैक्टली देखो आप समझने की कोशिश करो, अभी सीईओ उठाओ आप सब बड़ी कंपनीज के, ऑलमोस्ट सारे सीईओ इंडियंस हैं, इंडियन है। तो अब वो यही काम वो यहाँ पे भी करने के लिए खुश हैं, वो राजी हैं, वो करना चाहेंगे भी। पर ये जो हमारा रेड टेप है ना, ये रेगुलेशन है ना, ये जो खाम का पैसा खिलाना हमें पड़ता है ना फॉर नो रीजन, ये हमें रोकना पड़ेगा। जब हम ये इसको कंट्रोल कर लेंगे, भारत को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आप फिर उसको चाइना से कंपैरिजन कर पाओगे, आप उसको यूएस से कंपैरिजन कर पाओगे। क्या यही कारण है सर कि इंडिया के अच्छे अच्छे बिजनेसमैन फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं? क्या करेंगे भाई वो, आप बताओ ना। क्योंकि इसको हमारे यहाँ इस रूप से प्रेजेंट किया जाता है, जिसके पास ब्लैक मनी है वो दुबई जा रहा है। आज आपसे बात करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेस अच्छा करना चाहता है वो बाहर जा रहा है। अब सारा ब्लैक मनी तो नहीं जा रहा, पर काफी ब्लैक मनी दुबई में जा रहा है। ओके, कुछ है, लेकिन ये भी तो एक कारण हो सकता है। नहीं है भाई, यहाँ जो स्मूथनेस चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो सेम इंसान चाहता है कि मैं वही पोटेंशियल, वही पावर लगा के मैं बाहर डेवलप कर जाऊं, और वो कर भी रहे। मेरे को लगता है कि हमें ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा अगर हम वाकई भारत का कुछ करना चाह रहे हैं। अगर हम नहीं चाह रहे तो देन ऑब्वियसली आप जो भी मर्जी कर लो, जिंदगी का जितना मर्जी जोर लगा लो, आप नहीं कंपैरिजन कर पाओगे। आपकी सर लाइफ स्टोरी से ना एक चीज़ बड़ी मुझे सीखने को मिली। आपके लाइफ में जो अभी फेज़ है वो ग्रोइंग फेज़ है, फिर आपने डाउन फेज़ भी देखा है, फिर आपने बिजनेस शुरुआत किया। एक बिजनेसमैन जब कोई भी काम करता है तो उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए? रिवेन्यू जनरेट करना या इम्पैक्ट क्रिएट करना? पैसा ना कमाना और इम्पैक्ट क्रिएट करना। पर ये अभी 99% लोगों को मिर्चें लग जाएंगी, पागल हो जाएंगे। पैसा, भाई जब आप पैसा कमाने के लेवल से ऊपर चले जाते हो ना, तो आपका जो इम्पैक्ट होता है वो एक डिफरेंट ही इम्पैक्ट होता है। तब आपको एक्शन में बदलता है कि मैं ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। पैसा कमाना इज द आउटकम ऑफ जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया में अगले 10 साल में अगर आप अमीर नहीं बने ना, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, आप जो सॉल्व कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपनी जनरेशनल कर्स जो होता है, जनरेशनल कर्स है, जैसे प्रॉब्लम ये है भाई कि जब हम किसी गरीब घर में पैदा होते हैं ना, तो ना वो माइंडसेट, जैसे हमने पहले बात कर सके, 0 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो स्पंज होता है, तो उसको सब कुछ मिलता है। एक्चुअल में आप गरीब नहीं, आपको जब मालिक ने पैदा करा आप ऐसे नहीं थे। वो जो आपका इन्वायरमेंट था जिसमें आप ग्रो किए हैं, वो प्रॉब्लम करके आपको ऐसा लगता है कि मैं पैसा कमा ही नहीं सकता। पर अगले 10-15 साल में अगर आपने नहीं कमाया, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लोगों की हालत हाथी जैसी है। हाथी को बचपन में रस्सी में बांध दे, कोशिश करता है, उस समय ताकत कम होती है, जोर लगाता है, टूटता नहीं। अब बड़ा होने के बाद अभी भी बंधा हुआ। एग्जैक्टली वही चल रहा है। आप देखो, आप गरीब पैदा हुए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती, आपकी गलती है। आपने बच्चों के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, पर फिर भी माइंडसेट ये रखो कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे को पैसा नहीं कमाना। पैसा कमा लोगे भाई,
पैसा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कुछ भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं सर, जब उनका बिजनेस डाउन फेज में होता है, मतलब नीचे जाने लगता है, तो उस समय में कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? बिल्कुल पहले काम रह के, घबराना नहीं है, एडवाइजर लेके। जो सिचुएशन आप गो थ्रू कर रहे हो सकता है अमित कोई ना कोई गया। अमित भाई ऑलरेडी देख चुके हैं ना यार। आप कितने बिजनेस की मदद कर चुके हैं अभी तक? अभी तो हम लोगों के साथ लगभग 20 लाख लोग। 20 लाख लोग? 20 लाख को मैं अभी तक। तो जिस बंदे के पास 20 लाख लोगों का एक्सपीरियंस होगा, तो वो प्रॉब्लम जो आपके पास अभी है वो ऑलरेडी इस बंदे ने देख ली होगी, या मैंने भी देखी हुई है। जब आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, तो आपको अपना दिमाग में सिर मारने की क्या जरूरत है? क्योंकि जब आपका टाइम ऐसे चल रहा होता है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। और दिस इज व्हेन यू एक्चुअली नीड। भाई मेरे ना 2 दोस्त हैं जिनका सिर्फ यही काम है, उनको यही बताना मेरी गलतियां क्या हैं। अच्छा। एक हमारा बिजनेस का CFO है, फ्रैंक। उसका काम पता क्या, बस यही गलतियां कहाँ कर रहा हूं मैं, उसका यही काम है। बस करेक्शन डिपार्टमेंट बस करेक्शन डिपार्टमेंट बना के रखे भाई। अच्छा। कहाँ गलती कर रहा हूँ वो बताओ, मैं वो ठीक करूँ। तो अगर आपको पता है कि भाई आप डाउन फेज चल रहा है, नहीं समझ आ रहा, भाई गो टू समवन लाइक हिम। मतलब आपको जाना है अमित भाई के साथ जाए, मेरे साथ जाना जाए, और भी कोई आपको बंदा लगता है जो आपकी मदद कर सकता है, जाओ। क्योंकि इस टाइम में क्या दिमाग जो चल रहा होता है वो सही स्टेबल होता है। एग्जैक्टली। सो इसलिए आपको डेफिनेटली किसी को रीच आउट करना चाहिए। और अपने बिजनेस के ऊपर फिर कैसे काम करना चाहिए, फाइनेंशियली कैसे उसको मैनेज करना चाहिए? उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। सबसे बड़ा तो यही है कि भाई आपको तो पता ही है, चलो आपको तो समझ आएगा जो मैं बोलने वाला हूं, पर आपकी ऑडियंस को भी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 90% लोगों ने तो फिर भी कुछ नहीं करना, पर फिर भी जो आपको लगता है ना बिजनेस में, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही है, तो मार्केटिंग कुड बी द प्रॉब्लम। और मार्केटिंग से पहले भी जो आपकी, उससे भी पहले प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको पता ही नहीं कि आपकी ऑडियंस क्या है। तो आपकी सेल्स कन्वर्जन ना होना का डायरेक्ट कोरिलेशन सेल्स नहीं है, या डायरेक्ट रीजन सेल्स नहीं है, उससे और 2-3 चीजें पहले जो चीजें हो चुकी है वो आपको पता नहीं है, वो फिगर आउट करनी है। तो जब आपका दिमाग वैसे ही थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई टाइम नहीं है, या कुछ ऐसा टाइम चल रहा होता है कि दिमाग सही से नहीं काम कर रहा होता, फॉर समवन लाइक यू या कोई और भी जो आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम आपको बता सकता है कि भाई तेरी एक्चुअल प्रॉब्लम मार्केटिंग नहीं है, वो तेरी ऑडियंस है, या वो तेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या जहाँ पे पैसे डाल रहा है वो प्रॉब्लम है। सो एक्चुअल प्रॉब्लम बिजनेस में हमेशा वो नहीं होती जो आपको दिख रही होती है। एक बिजनेस में सिस्टम का क्या रोल है, मतलब कितना जरूरी है एक बिजनेस के लिए? भाई जिस बिजनेस में सिस्टम नहीं है वो ग्रो कर ही नहीं सकता। सो अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है, आप ग्रो कर ही नहीं सकते। मैं अपना बिजनेस 0 से 5 बंदों तक सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में, स्पेशली जिसने पहली बार बिजनेस करा हो, ग्रो करना, सैलरीज देनी है, और वहां भी सैलरीज भी डॉलर्स में होती है, रुपए में नहीं होती है। और उसके बाद ये भी है कि आपको एक मिनिमम सैलरी वहां पे देनी पड़ती है। जैसे $50,000 की आपको कम से कम मिनिमम सैलरी आपको देनी पड़ेगी। $1,000 है, रुपए नहीं है। तो वहां से बिजनेस को वहां प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबको पता भाई ये यहाँ से स्टार्ट शुरू होगा काम, और यहाँ पे जाके खत्म होगा, ये काम इसका, 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 ये काम इसका। सो वो ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। अगर आपके पास सिस्टम्स होंगे तभी आप बिजनेस स्केल कर सकोगे, अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप बिजनेस स्केल नहीं कर पाओगे। रियल एस्टेट में सर आपने ये सिस्टम कैसे बनाया? अभी तो आप बना भी रहे हैं बहुत सारी चीजें। अभी एक्चुअल में हम AI को भाई बहुत सीरियसली, सबसे AI को रियल एस्टेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? हाँ भाई, बहुत ज्यादा तेजी से करना। कैसे, इसको थोड़ा बताइए। अगर अभी सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट हम हिंट्स एक दीजिए। एक हिंट यही है कि भाई मैं रिसर्च टीम की बात कर रहा हूँ, हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। रिसर्च टीम है मेरी भाई, मेरे को लगता है मेरी रिसर्च टीम में शायद गिनती के 2-3 बंदे ही रह जाएंगे। अच्छा, बाकी काम AI कर रहे हैं? बाकी काम AI करेगा भाई, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि गैदरिंग का काम होता है ना, कि भाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। तो मेरे को लगता है भाई शायद उससे भी ज्यादा हम कम कर सकते हैं। आई थिंक 2 बंदे ही बहुत हो जाएंगे। और
इसीलिए हम मतलब ये तो सिर्फ एक आप डिपार्टमेंट, क्या क्या कर रहे हैं? एक तो आप रिसर्च करवा रहे हैं यहाँ से। भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी मार्केटिंग में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बहुत सारी पोस्टिंग जो होती है मेरी, क्योंकि दिन के बहुत सारे पोस्ट पड़ते हैं मेरे, तो वो सब हो चुके हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बात वही हो गई जो बोलते थे एआई का सबसे बड़ा लॉस है, लोगों की नौकरियां खा जाएगी। उन लोगों की जो एआई को नहीं समझेंगे। ओके। जिस टीम मेंबर को मेरे एआई आता है, मैं उसको नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकते, और जिसको आता है वो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। जिसको नहीं आता अपग्रेड नहीं हुआ। वो अपग्रेड नहीं हुआ। वो एक्चुअल में वो जॉब एआई के करके नहीं वो अपनी गवारा, वो अपग्रेड ना होने की वजह से। सो जॉब एआई नहीं खा रहा, आप अपग्रेड नहीं हुए, इसलिए आपकी जॉब। एक बहुत बड़ा सर सवाल, लोग थोड़ा सा हट के थोड़ा ये बात कर ही लेते हैं, वो आ गया एआई की बात। तो लोग बोलते हैं कि एआई विनाशकारी हो सकता है, लोगों की जॉब खा सकता है, लोगों की प्राइवेसी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन मैं अभी तक जितने लोगों से मिला, उनके द्वारा मुझे एआई की प्रॉफिट बताई गई। मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, अपनी टीम में भी हमने यूज़ करवाना शुरू किया, उससे हमें प्रॉफिट ही हुए हैं, लॉस नहीं हुए हैं। आपका व्यू क्या है इसमें? क्योंकि आप ऑलरेडी इसके यूज़र हैं, और अभी आप देखते होंगे आए दिन इसके ऊपर कंट्राडिक्शन चलता रहता है। कोई अच्छा, एक लॉबी वो है जो इसको अच्छा बोल रही है। मुझे तो एक बहुत बड़े पत्रकार मिले जिन्होंने बोला कि मैं अभी तक एआई से सिर्फ इसलिए बच के हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए खतरा है। अच्छे पढ़े लिखे लोग इस माइंडसेट में बने हुए। तो अभी दो पार्ट में लोग बट गए हैं, एक जो इसके सपोर्ट में है, जो इसको यूज़ कर रहे हैं, इससे बेनिफिट ले रहे हैं, एक जो इसके अपोज में है। आपका क्या व्यू है दोनों लोगों का? भाई मेरा पॉजिटिव व्यू है। पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव भी है, लोगों की जॉब्स भी जाएंगी। पर देखो भाई, जब हम फार्मिंग रथ से करा करते थे, हल से तब 80 से 90% जो लोग होते थे वो फार्मिंग इंडस्ट्री में होते थे। पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ट्रैक्टर्स आ गए। तब से लेके अब तक जो फार्मिंग का सेक्टर है उसमें अब जो लेबर है बहुत कम है। एआई की वजह से और भी कम हो जाएगी। पर उससे आप ये देखो कि भाई दूसरे सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ हुई। अभी तो ऐसे एआई आ गए हैं कि इस प्लांट को आप स्कैन कीजिए, बता देगा इसमें खाद कितना डालना है। एग्जैक्टली। मेरे को जो नजर आ रहा भाई वो यही है कि गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो आपको मालिक ने बनाया है, क्रिएटिव बनाया, हम सबको क्रिएटिव है क्योंकि वो खुद बनाता है ना, वो खुद क्रिएशन क्रिएट करता है। उसने क्रिएट करी है सारी क्रिएशन, है ना। तो आपका जो क्रिएशन है लेवल वो आगे आएगा और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, अब आपको छोटी छोटी कंपनीज भी मदद मिलेंगी। क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं इनको पचेगी नहीं, पर मैं बता रहा हूं, जो इंस्टाग्राम बनी थी ना वो 7 लोगों ने बनाई थी, वो $1 बिलियन की बिकी थी। मेरे को लगता है अगली कंपनी जो बनेगी वो एक बंदा बनाएगा, वो $1 बिलियन की बिकेगी एआई टूल्स की मदद से। क्योंकि आपकी इनएफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, आपके सारे काम जो है वो एआई करेगा। तो इन अ वे मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है, क्योंकि आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो। जो मेरी टीम में जॉब लूज करी जिन्होंने, उन लोगों ने करी जो अपग्रेड नहीं हुए। वैसे भी ऐसे लोगों को मेरे को जरूरत नहीं है भाई। जो अपग्रेड नहीं करेगा वो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि एआई कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो लोगों से रोजगार खींच रही है। नहीं खींच रही। क्योंकि जब कंप्यूटर आया था तो लोग ये बोलते थे कंप्यूटर लोगों का रोजगार खा जाएगा। लोगों के काम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर आने के बाद रोजगार उनके गए जिनको कंप्यूटर नहीं आता। एग्जैक्टली, देख लो वही हुआ। हाँ, अभी भी वही हो रहा है भाई, अभी भी यही होगा। हाँ, अभी जिसको एआई आ रहा है वो और एफिशिएंट हो गया, मतलब उसकी काम की एफिशिएंसी बढ़ गई। जो काम वो 7 दिन में करता था वो 7 घंटे में करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस तो बढ़ गए। वो एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ अपनी उसमें ही। जब मैं जिसको निकाल सका मैंने निकाला, पर मैंने करा क्या, जो बंदा बच गया था एआई का, जिसके पास पैसे, सॉरी जो एआई चलाना आता था, मैंने उसको पैसे ज्यादा भी दिए हैं। हाँ, क्योंकि जो बंदे गए एआई सीखने से देखिए उसकी इंक्रीमेंट भी होगी। अब उस डिपार्टमेंट में 2 बंदे और थे, जो मेरे को निकाल के सिर्फ एक बंदे से मेरा काम चल रहा है, तो उसकी इनकम पहले जा रही थी। अब उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने कहा तू बढ़िया काम कर रहा है, तूने अपग्रेड करा, तू पैसे और ले ले। तो इट्स ए टूल ब्रो। इसको हम वो श्राप और वरदान नहीं बोल सकते हैं, एक टूल अभी तो नहीं बोल सकते भाई। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि
आगे जो होगा इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर्स का, और जो लेबर जो है भाई वो नेक्स्ट डॉक्टर्स जल्दी जाएंगे बाय द वे। डॉक्टर्स बच के रहना, तुम्हारी नौकरी जाने वाली, उनकी नौकरी पहले जाएंगी भाई। पर ये जो प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, जो हाथ के काम करते हैं, बिल्डिंग वगैरह, बहुत बड़े हार्ट सर्जन है, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बोला यार डॉक्टर्स की नौकरी नहीं जाएगी, डॉक्टर्स में उनकी जाएगी जो सिर्फ डिग्री लेके ना नॉर्मल पेशेंट देखने में लगे थे, जो स्पेशलाइज हैं। अब जैसे कोई एक केस आया उनके पास, तो उस केस को क्रैक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए उनको 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन पढ़ने पड़ते थे। या कोई ऐसा केस बार बार आ रहा है तो उसको एनालाइज करके उसको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट निकालने में उनको 2-2 साल, 4-4 साल लग जाते थे। लेकिन वही एनालिसिस एआई के माध्यम से वो 7 दिन में कर रहे हैं। यानी जिस पेशेंट को हम कोमा में 15 साल से रख रहे थे ना, उस पेशेंट को 15 दिन में हम कोमा से ला सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट है अगेन उस फील्ड के अंदर, उसके लिए तो और अच्छा हो गया, मोर एफिशिएंट हो गया, वो उसकी ताकत और बढ़ रही है। अभी एक ऐसा टूल्स बनाया जा रहा है कि आपकी जीनोम सीक्वेंस को 5 दिन में कर देगा। आने वाले समय में एआई की मदद से मेडिकल साइंस इन्हांस इतना हो रहा है, खास करके जब सुपर कंप्यूटर आएगा। अभी तो कई जगह पे यूएस वगैरह ने बनाना शुरू कर दिया। तो ये इतना इन्हांस होने वाला है कि आपको डायबिटीज में कौन सी दवा देनी है उसका फार्मूला बना के दे देगा। इलॉन मस्क का पॉडकास्ट में सुन रहा था कल ही, और एक पॉडकास्ट पे आया था इलॉन मस्क, वो कहता है हम ऐसे रोबोट्स तैयार कर देंगे कि आपको सब कुछ वो ही गाइड करेंगे। खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, क्या तेरा करना है, कौन सा तेरा कैलेंडर है। अब रोबोट्स को बोलोगे भाई मेरी टिकट्स बुक कर दे, वो टिकट्स बुक करेगा सब। उसका जो नेक्स्ट है गोल वो यही है, इसीलिए उसको $1 ट्रिलियन का पैकेज दे रहे हैं। अगर इलॉन मस्क अब टेस्ला कंपनी को एक पॉइंट पे ले जाएगा, उसको $1 ट्रिलियन का पैकेज दे रहे हैं टेस्ला वाले कि भाई तू $1 ट्रिलियन कमाएगा। भाई जो सीखेगा वो बचेगा, जो नहीं सीखेगा वो। तो ये हर बिजनेस में है, हर बिजनेस में। इसलिए आपने रियल एस्टेट में भी इसको बिल्कुल अप्लाई किया, आपने भी अच्छे अच्छे टूल्स डेवलप किए हैं और बिजनेस को ऑटोमेट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी भाई, बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ऑनेस्टली भाई मैं चाहता हूँ होना चाहिए। अभी हमने भी इसको ऑटोमेट किया है। हमारे यहाँ जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती थी तो एक जनरल सेलर्स बार बार डॉक्टर्स के पास जाते थे कि इनको क्या ट्रीटमेंट दे। अभी बहुत सारे हमारे जो सेलर्स हैं वो एआई में बस प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं और वो बता देता है क्या क्या समस्या है, और अगर उनको हम अपने सारे मेडिसिन के बारे में बता देते तो ये भी प्रिस्क्राइब कर देता है कि इस केस में क्या दे सकते हैं। तो इनफैक्ट ये चीज़ें तो बढ़ने वाली है। चलिए अब आपकी सर कुछ एडवाइस ले लेते हैं जी। इंडियन इंटर पे आपका क्या सजेशन है, जो भारत के बिजनेसमैन हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है, जो आप ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं? भाई थोड़ा इसको और आसान शब्दों में इसको पूछते हैं कि जो इंडिया में हमारे लोग व्यापार कर रहे हैं और आपने ग्लोबल मार्केट में लोगों को धंधा करते हुए देखा, बिजनेस करते हुए देखा है, तो यहाँ वाले को आप क्या सजेस्ट करेंगे? माइंडसेट का प्रॉब्लम है भाई, माइंडसेट ठीक करो सबसे पहले, एक आ गया। दूसरी बात है प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, पैसा कमाने की, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। ये मत सोचो बस कैसे भी पैसे आ जाए, चेक बन जाए। अब ये पता क्या बोलेंगे, कमेंट करेंगे हाँ तूने तो पैसा कमा लिया है, तेरे पास तो पैसे हैं, अब यही बातें बोलेंगे है ना। पता रियलिटी इसके भाई मैंने पैसे के लिए कभी काम ही नहीं करा। प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों की मदद करो भाई, 3 चीजें बस, माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों की मदद करो। जो बंदा ये 3 करेगा भाई वो बिजनेस। यार मेरी बात छोड़ो, चलो वॉरेन बफेट ने भी आज से पहले, मेरे को तो पता नहीं था ये बोला उसने, वॉरेन बफेट ने भी बोला कहते भाई बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो। आपका बिजनेस लोगों के लाइफ में क्या इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहा है। अगर मैं किसी को 10 बना के दूंगा तो वो मेरे को 1 देगा, कि उसको दुखेगा तो नहीं ना भाई। अब किसी को मैं $4 मिलियन कमा के दे रहा हूं, किसी को मैंने 18 महीने में $2 मिलियन कमा के दिया है, पर वो मेरे को $1,23,000 दे, मतलब रुपए $1,23,000 को दे रहा है। किसी को मैं $2 मिलियन कमा के दे रहा हूं तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी भाई? कोई प्रॉब्लम होगी उसको? डॉलर है, रुपए नहीं है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, लोगों को फायदा करने की कोशिश करो, लोग आपको पैसे, ये थॉट प्रोसेस बाहर में होता है। हाँ जी भाई, यही होता है। मतलब और यहाँ होता है कि बस कुछ भी दे दो, पैसे निकाल लो, ब्लिंकेट बोलना ना कि अभी पैसा आज आ जाए, कल पैसा आ जाए, 2 मिनट में पैसा मिल जाए। जो ये माइंडसेट रखेगा भाई वो गिरेगा। शॉर्टकट वाले इसीलिए लॉन्ग टर्म नहीं चल पा रहे। हाँ जी भाई। एक बहुत बड़ा अहम सवाल ऐसा जो इंडियन मार्केट के अंदर हमने देखा
इंडिया में जितनी भी कंपनियां बन रही है जो मतलब अच्छे लेवल पे, नाम नहीं ले सकते हम लोग पॉडकास्ट में, केस कर देंगे तुरंत 2 मिनट में बोला। तो यहाँ पे कंपनियां क्या है कि फॉल्स रिवेन्यू शो कर रही है मार्केट में। एक तो ऐसा केस भी आया, आपने देखा पेटीएम वगैरह का केस आया था, फॉल्स रिवेन्यू जनरेट कर किया, फिर उसको सेबी में रजिस्टर्ड किया और कंपनी की एक्चुअल वर्थ उतनी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है ऑन द पेपर। उसके बाद उसको स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड करके और स्टॉक्स बेचे गए, उसके स्टॉक को मार्केट में सेल के फिर जो मेन इन्वेस्टर थे वो आउट हो गए। तो एक प्रकार से ये जो चीज़ें चल रही है, और एक दो नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल मैं जानता हूँ, और कई तो ऐसे मेरे जानने वाले भी हैं जो इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि ऐसा करके हम एग्जिट कर जाएं। पैसा लगाया, वो 10-10 करोड़ लगा के उन्होंने कंपनी की फाउंडिंग की, आज 5,000 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। उसकी शेयर चली गई, 5,000 करोड़ आ गया, वो अपना जो शेयर है उसको लेके एग्जिट कर गए। तो पैसा लगाया 10 करोड़, एग्जिट हुए हैं 200 करोड़ में। तो इस तरह से पैसा जनरेट कर रहे हैं लोग। तो ये तो एक प्रकार से आपने ना वैल्यू ऐड किया, ना ही कोई आपने बिजनेस बनाया, ना आपकी प्रोडक्ट ने लोगों में कोई प्रॉफिट दिया। ये तो लोगों के पैसे को ही आपने एक प्रकार से लूट लिया। pretty much। कि भाई मुझे 20-20 रुपए मैंने सबसे ले लिया, किसी तरीके से खींच लिया। इस तरह का बिजनेस मॉडल भी यहाँ चल रहा है। इसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है या क्या कमेंट करेंगे इस? वो मरेगा भाई, मतलब अच्छा, लोग कंफ्यूज हैं, लोग मतलब इसको आत्मक तौर पे मरेगा वो। हाँ। आपको क्या लगता है अगर आप ऐसा पैसा लेके चले जाओगे तो आप बच जाओगे? और वो तो अपने आप को बड़े बिजनेसमैन बोल रहे हैं, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो शार्क टैंक में बैठे हुए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर तक छुपाओगे भाई? हाँ, नहीं, कितनी देर तक? अब एज ए बिजनेस कोच होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करें। 100% भाई, जरूर होनी चाहिए। इसलिए ड्यू डिलिजेंस करो कुछ भी करने से पहले। ये नहीं है कि आंखें बंद करी सब कुछ करना शुरू कर दिया। 100% ब्रो, पर ये गारंटीड है जो बंदा ऐसा पैसा कमाएगा वो ज्यादा लंबा नहीं खेल पाएगा। ऐसी सिचुएशन देखने के बाद ही ये जो बताया जा रहा है कि इंडिया जो मार्केट है वो मतलब बैलून ब्रस्ट है, कभी भी फट सकता है। ये इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, इन्हीं को देखने के बाद ऐसा लग रहा है। भाई द रियलिटी इज के कुछ अंदर के लोग भी हैं जो पैसे खाते हैं, सरकार में भी है ना? वो तो खैर सिस्टम का पार्ट है, उसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप उनको ही सुधार लो तो बड़ा कुछ हो सकता है। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं सर, आपकी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि अब वक्त ओरिजिनल आपसे सीखने का है है ना? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को आप एक बिगिनर्स के लिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? भाई बिगिनर्स के लिए सबसे सिंप्लीफाई यही है, सबसे सिंपल तरीका यही है, अपना घर नहीं खरीदना है। गरीब लोग अपना घर खरीदते हैं, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ये जस्ट उल्टा बोल रहे हैं सर आप। इंडियन मेंटेलिटी क्या है? इंडियन मेंटेलिटी है कमाओ, सबसे पहले खुद का घर ले लो। बकवास बाजी। मैं 2020 में दिल्ली आया था, जब मैं वैसे वाराणसी से बिजनेस हैंडल करता था। फिर मैं दिल्ली जब आया 2020 के अंदर, तो मेरे घर वाले ने बोला दिल्ली जा रहा हूँ, उससे पहले घर खरीदो। एग्जैक्ट। मैं बोला मैं घर क्यों खरीदूं, जब 85,000 रेंट दे के मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है, मैं घर क्यों खरीदूं? आज मेरे घर वाले नाराज हो गए मेरे से। होने दो। तो ये जो आप एडवाइस दे रहे हैं ना, कई लोगों को चुभेगी। अरे सबको चुभेगी। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। जो गरीब लोग होते हैं वो, जो अमीर लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट से कमाया जाता है, और पैसा ब्लॉक करके पैसा नहीं कमाया जा सकता। ट्रू। अभी भी मैं रेंट कर रहा हूं भाई, 7 से ज्यादा घर मेरे पास अभी हैं, जो कि 15 बनेंगे। उनको मैं बना सकता हूं और कल घर ले सकता हूं खुद के रहने वाले। मैं नहीं लेता अभी भी। जब आप नंबर्स करते हो, नंबर्स डज नॉट मेक सेंस एट ऑल कि भाई आप अपना घर लो। अपना घर इसलिए नहीं लेना क्योंकि जब आप अपना घर ले लेते हो तो आप उसमें जो सारा पैसा जो आपने जिंदगी का पूंजी बनाई होती है उसमें लेके ब्लॉक करके छुट्टी। उससे ये है कि आप फंस गए। अगर आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है आप वो भी नहीं कर सकते, आपको कुछ भी करना है आप कुछ नहीं कर सकते। सो पहले कम से कम 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लो, तब सोचना कि भाई हाँ आप घर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके घर को पे ऑफ करेंगी, आपको अपनी जेब से करने का नहीं है। अब अमीर लोग ऐसे सोचते हैं, पर गरीब लोग अरे नहीं है, अपना होना चाहिए। अपना क्या होता है भाई? लोन पे है, अपना कैसे हो गया? वो भी लोन पे है। सही। लोन नहीं दोगे तो तुम्हारे बैंक वाले आएंगे, चलो भाई निकालो इसको, निकलो यहाँ से। अपना घर कोई नहीं, ये मिथ है, ये बकवासबाजी है,
छोड़ दो इसको। अब किसी ने घर लिया 20 साल का, वो लोन ले रखा है, हाँ। तो वो तो बैंक का है, खत्म, जिंदगी खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म। हाँ, आप पैसा बैंक को देते जा रहे हैं, फॉर नो रीजन। बना नहीं रहे हो, दे रहे हो उनको। दे रहे हैं। 3 तरह का इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी में होता है जी भाई। एक होता है जमीन में इन्वेस्ट करें, लैंड इन्वेस्टमेंट, प्लॉट इन्वेस्टमेंट, और एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट जो लोग लेते हैं। अच्छा कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, क्या सजेस्ट? फ्लैट को तो आग लगा देनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अरे ऐसे मत बोलो, हमने भी कई ले रखे हैं। आप भी लगा दो, अगर रखे हुए तो बेच दो। अच्छा, हाँ जी भाई। हाँ। देखो, अगर आप ले सकते हो तो फार्म लैंड्स खरीद लो। मैं आपकी ऑडियंस को ये जो देके जा रहा हूँ, कम से कम $10 मिलियन की एडवाइस है। सब्सक्राइब कर लेना, अगर $10 मिलियन नहीं डाल सकते हो मेरे अकाउंट में तो ठीक है। $10 मिलियन के बदला सब्सक्राइब। इससे ज्यादा बड़ी एडवाइस तो क्या है, सस्ती एडवाइस अब क्या मिलेगी। वो ये है कि भाई फार्म लैंड खरीद लो। अगर आप फार्म लैंड खरीद सकते हो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। दूसरा, प्लॉट। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप फार्म लैंड नहीं खरीद सकते हो, देन 100% प्लॉट खरीदो। प्लॉट में क्या होगा, प्लॉट सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी में जाके खरीदो, जहां पे आप 2-3 फ्लोर्स बनाओ, ताकि आपका कैश फ्लो भी बढ़िया चले। जिसके पास कैश फ्लो नहीं है वो रियल एस्टेट में ज्यादा लंबा प्लॉट नहीं। सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी में। हाँ हाँ भाई, मतलब पहले टियर कैसे बनाते हैं हम, कैसे एज्यूम करेंगे? सो अज्यूम है दिल्ली क्या है? दिल्ली भाई मेट्रो हो गया, मेट्रो टॉप टियर। यहाँ नहीं करना चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, यहाँ पे गुड़गांव, बेंगलोर, नोएडा। अब नोएडा भी हो ही गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ करने का कुछ फायदा कोई फायदा नहीं है। ओके, इससे अच्छा अपने पैसे को आग लगा दो, नहीं तो मेरे अकाउंट में डाल देना, मेरे को पता है कि इसको डबल कैसे करना है। अच्छा, सेकंड ईयर सिटी में जहां पे अभी ग्रोथ होगी। अभी ऐसा चल रहा है भाई कि जैसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सेकंड टियर सिटी क्या क्या? करेक्ट भाई, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ओके, ठीक है, हैदराबाद, चलो अब तो वो नहीं रहा, बट ऐसी बहुत सिटीज है, वाराणसी, अयोध्या, जयपुर हो गया। ऐसी सिटीज में जहां पे अभी आपको पता है कि भी आपका पैसा अभी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है। और थर्ड टियर जो उससे डाउन है, मतलब अब इतना मत जाओ, सब कुछ आज फ्री में लोगे क्या? जो अभी हमको ज्यादा दे दिया। ये एक और कॉफी मंगाएंगे उसके अभी कॉफी नहीं, इनको पहले $20 मिलियन की एडवाइस मिल चुकी है। अगर ये सब्सक्राइब करेंगे तब ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, आज के लिए बहुत है। ओके, अभी बाकी फिर हमें फोन करो, मतलब फोन मत करना, spig.com.au पे जाके अपनी इंक्वायरी डाल देना। मैं नंबर डाल दिया ना आपका, फोन कर करके परेशान कर देंगे। नहीं, फोन नंबर पर डाल, मेरा तो नंबर ही नहीं है, बाय द वे। मेरा नंबर भाई मतलब बहुत कम लोग है बस। अच्छा, मतलब बिलियनर हो तो मेरा आपसे कांटेक्ट करना हो तो लोग कहाँ जाएंगे? spig.com.au पे जाओ। अच्छा। मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। मतलब अगर आप बिलियनर हो तब मेरे से बात करना। नहीं, लेकिन आपको हम लाए यहाँ पे बैठाए हैं तो आपसे तो नॉलेज नहीं। हाँ, वो एक डिफरेंट मैटर है, इसलिए मैं आप देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी में हमारे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए भाई। अगर पैसा कम है तो प्लॉट, और अगर अच्छा खासा है तो जमीन पे इन्वेस्ट। जमीन और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। फ्लैट्स को आग लगा दो, कोई फायदा नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे रिटेल दुकान होगी, अच्छा, शॉप वगैरह जो है, शॉप्स होगी, बड़े डाटा सेंटर जैसे साइट्स बनती हैं, वहां पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो इंडस्ट्रियल वेयर हाउस में लगाओ, जहाँ पे आप फैक्ट्रीज बनी हुई है वहां पे लगाओ। सो बहुत सारी चीजें, ये ग्रोथ अच्छा देगा। हाँ जी भाई, ग्रोथ अच्छा। और जो लोग फ्लैट ले रहे हैं वो समझिए एक प्रकार से अपने पैसे को होल्ड कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं या मिट्टी में डाल रहे हैं, मतलब एक ही बात होगी, वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ही कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमिंग या स्ट्रेटजी? भाई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि टाइम जो है हम फिगर आउट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के साथ। 24 डाटा पॉइंट्स होते हैं। हम जब किसी भी जगह पे जाके इन्वेस्ट करते हैं तो हम 24 डाटा पॉइंट्स कम से कम निकालते हैं कि भाई हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे फ्यूचर है, मतलब ऐसे बहुत सारे 24 डाटा पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं। पर स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग हम आपको बता देंगे भाई क्या है। टाइमिंग के लिए आपसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। टाइमिंग के लिए हमारे से कॉन्टेक्ट करना। इंडिया के सर रियल एस्टेट और ऑस्ट्रेलिया सिडनी के रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? भाई स्ट्रक्चर्ड नहीं है इंडिया का, स्ट्रक्चर नहीं है, पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना, कहाँ पे जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते, कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं, कुछ भी मार्केट बोल रही है और आप सुन रहे हो और आप मान रहे हो। कोई रिसर्च कर नहीं रहे हो, जिसने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया भाई द्वारका में फ्लैट ले लो 4 करोड़ का हो गया, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। पर यार विदाउट रिसर्च काम कर, विदाउट रिसर्च वो, और वहां कैसे करते हैं आप लोग? हमारे पास भाई बहुत सारे टूल्स हैं, अच्छा, जो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो वो टूल्स यूज करके, या अगर हमें नए भी क्रिएट करने का हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या जसमीत सिंह इंडियन रियल एस्टेट में एंट्री ले सकते हैं, या ले रहे हैं, या ले चुके हैं?
ले चुका हूँ अब तो। वेल अब हमारे पास भाई बहुत सारा, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने 5 पॉडकास्ट करे थे, तो मालिक की दुआ से वो चल पड़े और लोगों को समझ आने लगा कि भाई हम लोगों की वाकई मदद कर सकते हैं। सो 100% भाई हम करेंगे, क्या दिक्कत, क्योंकि हाईली ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज है भाई, मैं इसको ऑर्गेनाइज एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के भी हिसाब से देखे तो यहाँ लोगों को जरूरत है। आई एग्री। सो वो जरूरत जो है मैं आपकी डेफिनेटली पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ पता नहीं है, बिना रिसर्च के सब कुछ बंदा कुछ भी खरीद रहा है। एक सर जो हाँ हम मतलब रह रहे हैं इंडिया में, एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो फ्लैट हैं या जमीनें, इनकी रेट बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, 2-2 साल में डबल हो जा रहे हैं। अब वो कराया जा रहा है या हो रहा है ये हमें नहीं पता। कई लोग इसको एक इन्फ्लेशन भी, फॉल्स इन्फ्लेशन भी बता रहे हैं कि ये बैलून बर्स्ट है, कभी भी फट सकता है। आपकी क्या राय है एज ए रियल एस्टेट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भाई। ये हाइप क्रिएट की जाती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनता है उसकी हाइप क्रिएट की जाती है, बट द रियलिटी इज क्योंकि आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, आपको पता नहीं है कितने का बिकेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जब द्वारिका एक्सप्रेसवे आया तो लोग ये बोल रहे थे कि अब द्वारिका डाउन हो जाएगा, जो द्वारिका के फ्लैट हैं, द्वारिका की जो प्रॉपर्टी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोग सेम अमाउंट में वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं एक एम्यूनिटीज के साथ। बट हुआ जस्ट उल्टा, जब पब्लिक शिफ्ट हुई द्वारिका एक्सप्रेसवे में तो द्वारिका का जो रेट था और हाई हुआ। वो तो हो ही गया। जबकि देखा जाए तो यहाँ की जो जितनी भी फ्लैट हैं वो 20-20 साल पुरानी है, कब गिर जाए कुछ पता नहीं चलता, दरारें आ रखी है, लेकिन फिर भी उनकी जो रेट है बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है जी। और यहाँ अभी भी इन्वेस्टर कम हुए नहीं है, जो फ्लैट की खरीद और बिक्री थी वो कमजोर नहीं हुई है। अब एक आम आदमी जिसको इस फील्ड का नॉलेज नहीं, जैसे हम लोग हैं, हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं नहीं, हमें नॉलेज नहीं है, वो देख के सोचता है कि यार पहले ले लेना चाहिए था, गलत टाइम तो नहीं हो गया, या अब ले लेते हैं, आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो क्या होने वाला है ऐसा? क्योंकि आपको रिसर्च करनी नहीं ना आती, एंड दैट्स ओके, क्योंकि आपका काम नहीं है। हमारे लिए पॉपुलेशन इंडिकेशन जो होता है, पॉपुलेटर इंडिकेटर जो होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नया आ रहा है, यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस बन रहा है, दैट मीन्स कि पॉपुलेशन और बढ़ेगी, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव इंडिकेटर था। अगर मैं यहाँ पे तो मैं तो और खरीदता। ओके, क्योंकि हमें पता है ना भाई कौन से डाटा पॉइंट्स है, कहाँ यूज करके हम कहाँ कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग सिर्फ गेसिंग गेम में रहते हैं। भाई हम गेसिंग गेम नहीं करते, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस है अभी? होल्ड, सस्टेन या रिलीज? भाई सबकी सिचुएशन बखरी होगी, मतलब अलग होगी। यहाँ के सिचुएशन मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं, डिपेंडिंग ऑन के आप कहाँ खड़े हो। जी। और अगर ज्यादा किसी को इसके बारे में नॉलेज लेना है तो आपसे कांटेक्ट करें, spig.com.au पे फोन मतलब मैसेज करें और हमसे बात करें। क्या आज भी प्रॉपर्टी बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? 100% विदाउट अ डाउट भाई। ये मैं इसलिए प्रॉपर्टी में जब हम डिजिटल एसेट की तरफ जा रहे हैं अब धीरे धीरे, ऐसे कंडीशन में प्रॉपर्टी को लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा ही रहेगी भाई, जुगों जुगों से चलती आ रही है। लड़ाई भी प्रॉपर्टी में भी बहुत होती थी, पहले भी होती थी, आज भी होती है, आगे भी होगी। क्योंकि जो रियल एस्टेट, जो एक्चुअल में असली, हम रियल एस्टेट इसको तभी बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में रियल है, हम इसको टच कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हो? टच नहीं कर सकते, टच नहीं, आपको पता नहीं है। और ये मुझे पहली बार पता चला, इसको रियल इसलिए बोलते हैं। एग्जैक्टली, इसको रियल इसलिए बोलते हैं भाई। ओके, क्योंकि ये असली में है कि आप टच कर सकते हैं इसको, भाई महसूस कर सकते हैं, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, भी कर सकते हो, राइट। स्टॉक मार्केट में क्या भाई, स्टॉक मार्केट में मान लो मेरे पास 110 करोड़ का बुक है, आपके पास करोड़ का बुक है, 1 करोड़ का, मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं जो मर्जी शेयर उठाऊंगा, उसको उठाऊंगा, नीचे फेंक दूंगा, आप क्या कर लोगे? आपके पास 1 करोड़ है, मेरे पास 110 करोड़ है। एज ए एक्सपर्ट सर हम आपसे एडवाइस लेते हैं। एक इंसान के पास 3 ऑप्शन है। गोल्ड ऑब्वियसली लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीनों में से बेस्ट सजेशन आपके अनुसार क्या है? कोई भी नहीं। एक्चुअल में गोल्ड, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट तीनों ही बढ़िया है। हाँ। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो। गोल्ड आपको गारंटी देके जा रहा हूं, जो बंदा ये कर लेगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जनरल एडवाइस है, जो बंदा अगले 10 महीने गोल्ड और सिल्वर को होल्ड करेगा वो पैसा नहीं कमाएगा, तो मेरे को पकड़ लेना आके 10 महीने बाद, अभी आने के 10 वाले, अगले 10 महीने पैसा कमाएगा। रियल एस्टेट तो हमेशा सदाबहार है, वो सदाबहार ही रहेगी। स्टॉक मार्केट में जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, पर ऑब्वियसली आज के लिए हम थोड़ा सा तेजी से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को नो कॉलिंग सिस्टम जो आपका है उसके थ्रू कैसे कांटेक्ट करते हैं? सो भाई हम नो कोल्ड कॉलिंग है, मैंने आज तक अपने बिजनेस में कभी भी टेली मार्केटिंग करी नहीं है। अच्छा, किसी को आपकी तरफ से कॉल नहीं जाता? कभी भी नहीं किया। सब हमें फोन करते हैं कि भैया हमें आपको हमारी मदद, हमको
आपकी मदद चाहिए है, प्लीज हमें मदद करो। सो ये जो सिस्टम है मैं रियल एस्टेट कोचिंग में करता हूँ। सो अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट बिजनेस है जो आपको पता है कि भाई अब फंसा हुआ है, नहीं हो रहा, बिजनेस कंसल्टिंग की जरूरत होती है, पर हम स्पेशलाइज करता हूँ मैं रियल एस्टेट के साथ, कंपनीज के साथ कोचिंग करता हूँ कि भाई वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब कुछ फ्री एडवाइस है तो $1 मिलियन एडवाइस, फ्री नहीं बोलेंगे, इतनी बट देर- हमारे दर्शकों को मिल जाएगी फ्री में। कॉमर्शियल वर्सेस रेसिडेंशियल में आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, ज्यादा अच्छा ग्रोथ किसमें? कमर्शियल हमेशा जो अमीर लोगों की जो खेल है वो कमर्शियल है भाई। कोई अगर स्टूडेंट या फ्रेशर रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करें? वो हमें रीच आउट कर सकता है, मैं उसकी कोचिंग करने के लिए राजी हूँ, पर मैं बहुत महंगा हूँ, सबके बस की बात नहीं है, थोड़ा बच के रहना। अगर आप एक प्रॉपर्टी डील को फाइनलाइज करते हैं तो किन 3 चीजों पर फोकस करेंगे? भाई सबसे पहले प्रॉपर्टी डील में प्राइस, क्योंकि ये मेरे को नेगोशिएट करना है उसकी वैल्यू, कि उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। क्योंकि भाई पैसा तो देखना ही है ना, फ्यूचर वैल्यू मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ जब तक उसका पता ही ना होगा। अब कोई मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा हो तो मैं कैसे करूँगा, है ना। और फ्यूचर उसका क्या है, तीनों ध्यान में रख के, तीनों ध्यान में रख के मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस, वैल्यू क्या क्रिएट कर सकता हूँ मैं उससे, और इसका फ्यूचर क्या है। मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस आ रहा है तो 100% मैं कहूँगा भाई 5-7 प्लॉट और खरीदो, सब खरीदो, यहीं पे खरीदो, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनने वाला है। सो हमें पता है कि पैसा कहाँ बनने वाला है, हम वहीं पे अपने क्लाइंट्स का पैसा लगवाते हैं। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले 5 साल में जो इंडियन इन्वेस्टर, उनका ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? माइंडसेट आप तो चेंज देख कर लेंगे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं वो। हमारा माइंडसेट नहीं है, हमारे माइंडसेट में ये हमारे पास बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि हम ग्लोबल मार्केट में इंडिया hit के भी तो कर बहुत सारे इन्वेस्टर अब ग्लोबल जा रहे हैं, जैसे सोलर अच्छी बात- सिटी है, तो आप अच्छी बात है देखिए। एब्सोल्युटली, बट सबकी आपको दिख रहा है कौन ये इम्पैक्ट? अभी नहीं दिख रहा, बट आई एम प्रीटी श्योर के टाइम से दिखना शुरू होगा, बट अभी उतना नहीं आ रहा, बट हम कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, पर्सपेक्टिव भी मिलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? पर्सपेक्टिव दुनिया में जिसके पास पर्सपेक्टिव नहीं है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई गेम में चल क्या रहा है। फिर कभी बताऊंगा, बहुत तगड़ी गेम कुछ चल रही है। उसके लिए दोबारा हमें सिडनी से बुलाना पड़ेगा, सिडनी से दोबारा आना पड़ेगा। बिट भारत सरकार नहीं खरीदेगी तो भारत सरकार स्लेव बन सकती है अमेरिका की, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी गेम पीछे चल रही है जो आपको नहीं पता। अच्छा, बहुत तगड़ा कुछ चल रहा है प्रॉपर्टी में सर। ऑस्ट्रेलिया, यूएई या इंडिया, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अभी के लिए इंडिया, और यूएई में फ्लैट्स मत खरीद लेना, आग लगा दो पैसों को, ज्यादा बढ़िया रहोगे उससे अच्छा। यूएई में? अच्छा, चल तो कुछ और ही रहा, बताया कुछ और जा रहा, पर सच्चाई कुछ और है। और ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके पास पैसा है तो 100%, डिपेंडिंग ऑन क्या कितना पैसा है। अगर कोई यंग इंटरप्रेन्योर ये शो सुन रहा हो तो उसके लिए एक लाइन में कोई एडवाइस दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, पैसा बनाने की कोशिश मत करो। एक ही चीज, एक ही चीज भाई। ये बहुत बड़ी बात सर आप बता रहे हैं लोगों को, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। इन नहीं समझ पा ये रहे भाई। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हम लोग अपने बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं। पैसे के पीछे मत भागो, आप अपने काम के पीछे भागो, इसका मेन मतलब यही है। अब सर रैपिड फायर राउंड करते हैं, क्योंकि आपका भी समय हो चुका है, आपको भी निकलना है। पैसा, पावर या पीस, आप किस चीज को चूज करना चाहते हैं, क्यों? पावर, क्योंकि पावर से मैं जिंदगी का, दुनिया का बहुत भला कर सकता हूँ। पैसा भी तो पावर देता है भाई। जिसने एक ना नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसमें आपको पता चल जाएगा पावर जो है वो पैसे से भी ज्यादा है। मुझे किसी ने बोला था कि पावर की जो जरूरत है वो सिर्फ इंडियन मार्केट में है, अगर एज ए बिजनेसमैन हम देखें तो। सब जगह भाई, बाहर भी ऐसी सिचुएशन है पावर। अच्छा, तो 3 तरह के पावर होते हैं सर, मनी पावर, माइंड पावर और पीपल्स पावर। ये 3 चीज से तो पावर आती है। जिसके पास लोग हैं जी, जिसके पास पैसा है जी, और जिसके पास दिमाग है, वो पावरफुल माना जाता है। सो पावर भाई, पैसा, पावर पैसा खींच लेगी। हाँ, पावर है तो पैसा खींच लेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और पैसा है तो पावर नहीं खींचेगी। नहीं, पैसा है तो पावर खींच सकती है, हाँ, पर अगर आपके पास पावर है तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है। पैसे से आप पावर खरीदोगे, हो सकता है कुछ पावर आपको मिले, कुछ पावर ना मिले, हो सकता है कुछ पाने कुछ ना माने। सो इसलिए पावर। तो इंडिकेशन पॉलिटिकल पावर की तरफ तो नहीं है आपका? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरा अभी तो कुछ।
मेरे ज़िंदगी के कुछ गोल बड़े हैं, तो उसके लिए मैं शायद अभी तक तो पॉलिटिक्स का दूर दूर तक कोई नहीं। रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केट आपके दिल के करीब कौन सा है? रियल एस्टेट भाई, जब मर्जी। स्टॉक मार्केट कभी भी नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं पढ़े। कभी भी नहीं। तो एक चीज जो आप बिल्कुल अलग करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कंसल्टिंग करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी कंसल्टिंग, बिकॉज मेरी जैसी एडवाइस कोई दे ही नहीं सकता आपको। जो 10 साल 15 साल के अंदर जो आपने फेल्योर देखा है, वो आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सर, क्योंकि शेयरिंग जिस इंसान के अंदर आ गया, उस इंसान की पहली बात ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़, लोगों का प्यार और ब्लेसिंग उस इंसान के पास आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जिसके पास ब्लेसिंग, लोगों का प्यार है, वो इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता है। वो लोग जनरली प्यार और ब्लेसिंग पाने के लिए पैसा कमाने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और एक एज ए कोच, वेलनेस कोच, हेल्थ कोच, प्रॉपर्टी कोच, हम जिस रूप में देखें, अगर हम लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें अगर हम मदद करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सर, हमें लगता है कि काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों ने आपके माध्यम से यहाँ पे सीखा होगा। दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको वो हर चीज़ समझ बताने की कोशिश की है सर के माध्यम से। इंडियन मार्केट, बाहर मार्केट, बिजनेस क्या होता है, और खास करके एक पर्सनल लाइफ से भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे इस शो पे आए। लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे सुनेंगे, लोग आपसे कनेक्ट भी होंगे। और इसी तरह हम लोग द अमित दुबे शो में अलग अलग प्रोफाइल के, अलग अलग जगह के लोगों को बुलाते रहेंगे। और आप सभी लोगों के बीच में, अब देखिए क्या होता है, मुझे कई लोग बोल रहे थे कि सर आप अलग अलग प्रोफाइल को क्यों ला रहे हैं। दोस्तों, जीवन में ना हर चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। बोलते हैं बंगला, गाड़ी, घर, पैसा, समाज, सोसाइटी, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर फील्ड के एक्सपर्ट से हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी रोजमर्रा के जीवन में, या आपके बिजनेस के जीवन में, या आपके पर्सनल लाइफ के जीवन में जो भी समस्याएं हो, वो समस्या इस शो के माध्यम से सॉल्व हो सके, उसमें हम लोग अपना योगदान कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे नई हस्ती के साथ, नई सोच के साथ, नए विषय में बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। थैंक यू।